अध्याय 145। कोई बात नहीं। सेन परिवार के युवा मालिक संजय को तो आप जानती ही होंगी, उन्होंने ही मुझे रात के खाने पर बुलाया था। मास्टर सेन ने आपको रात के खाने पर बुलाया? जया को तो यकीन ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि शनाया को भी नहीं। संजय कौन है? वो आपके साथ खाना कैसे खा सकती है? आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? खाने पर क्या कर रहे हैं? क्या आपने कुछ शर्मनाक काम किया है? मजाक कर रही हो? राघव ने कहा, मैंने सेन परिवार के युवा मालिक की कंपनी में मदद की थी, इसलिए उन्होंने मुझे रात के खाने पर बुलाया। बात इतनी ही सरल है। आपने कुछ गलत तो नहीं किया? जया ने सतर्कता से पूछा। देखो तुम क्या सोचती हो, क्या भाई ऐसे ही हैं? भाई तो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं और अपनी रक्षा एक कीमती रत्न की तरह करते हैं। ये सुनकर जया ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर पूछा, तो फिर बाद में क्या हुआ? आप बाद में कहाँ गए थे? याद रखना, झूठ मत बोलना, वरना मैं गवाही देने के लिए बुला लूंगी। अगर पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। आधा खाने के बाद मैं पहले ही निकल गया था। राघव ने कहा। गायब? तुम किस रास्ते गए? कौन सी गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी से गए या टैक्सी से? गवाह कौन है? जया ने तीखे अंदाज में सवालों की झड़ी लगा दी। मैं गाड़ी चलाकर गया था। राघव ने बेबसी से कहा। तुम कौन सी गाड़ी चला रहे थे? किस रास्ते से गए? जया पूछती रही, लेकिन राघव और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, उस दिन शनाया ने मुझे ही देखा था, लेकिन मेरा उस अपस्कर्ट मैनियाक से कोई लेना देना नहीं है। क्या सच में तुम? ये सुनकर दोनों सुंदरियां दंग रह गईं, खासकर शनाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भाई सिंघानिया, उस दिन तुम तेज नहीं चला रहे थे, तुम बहुत नीचे उड़ रहे थे, तुम्हारी रफ्तार बिजली जैसी थी। जया का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीस लिए। राघव ने अजीब सी मुस्कान दी। उस दिन सच में कोई आपात स्थिति थी और मेरी ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं। ड्राइविंग की तो बात ही छोड़ो, इस रॉकेट जैसी गाड़ी को चलाते हुए मैं किसी से टकराऊंगा ही नहीं। अच्छे लड़के, इतनी तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है अब तुम्हें थाने ले जाकर सबक सिखाने का समय आ गया है। नहीं, मुझे सच में जल्दी थी। उस दिन जानबूझकर नहीं था, और वैसे भी क्या कुछ हुआ था? राघव ने दयनीय स्वर में कहा। फिर उसने शनाया का कमजोर सा छोटा हाथ पकड़ लिया। शनाया, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ। उस कट उठाकर गाड़ी चलाने वाले सनकी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और उस दिन तेज गाड़ी चलाने का एक कारण था। राघव ने एक बार फिर शनाया का छोटा हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन राघव की सच्ची निगाहें देखकर उसका दिल पिघल उठा। मिस शीना। शनाया राघव की मदद करना चाहती थी, लेकिन जया ने ठंडी आवाज में कहा, छोटी मछली, मैं तुम्हें बता दूं, इस आदमी के झांसे में मत आना। यह उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो। यह एक बेशर्म कमीना है, बदमाश है, इसलिए तुम्हें इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। जया ने दांत पीसते हुए कहा। इस आदमी ने शनाया का हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा था कि वह मौके का फायदा उठा रहा है और केवल शनाया जैसी भोली और नासमझ लड़की ही इस पर विश्वास करेगी। जया की बात सुनकर राघव ने अपना सिर घुमाया और गहरी आवाज में कहा, तुम गुस्सैल औरत, शनाया को बिगाड़ो मत। फिर उसने अपना सिर घुमाकर दोबारा शनाया की ओर देखा और धीरे से कहा, शनाया, मेरा यकीन मानो, मैं सचमुच निर्दोष हूँ। अंत में उसने अपना चेहरा शनाया के हाथों में छिपा लिया। शनाया ने धीरे से कहा, ठीक है भाई राघव, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मिस शीना को दोष मत दो। मिस शीना का स्वभाव ही ऐसा है, वह हर काम को गंभीरता से करती हैं। वह किसी को निशाना नहीं बना रही हैं। क्या ये किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर नहीं किया गया है? अगर किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाया गया है तो वह मरा नहीं है, राघव ने दयनीय स्वर में कहा। फिर भी उसने शनाया का हाथ छोड़ दिया, खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, हमने लगभग खाना खा लिया है, चलो चलते हैं। मैं बिल चुका दूंगा, चलो। वह जल्दी से चला गया। कोई रास्ता नहीं था, हालांकि वह शनाया को प्रभावित कर सकता था, लेकिन अनुमान है कि इस तरह की कड़वी चाल जया को प्रभावित नहीं कर सकती थी। जया के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से सवाल पूछता रहेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि 36 बार जाकर ही काम निपटाया जाए। आज्ञाकारी ढंग से पैसे चुकाने के बाद उसने देखा कि शनाया और जया पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं। राघव के पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छा, तुम दोनों सुंदरियों, क्या तुम्हें और कुछ काम है? इतनी देर हो गई है, घर जाकर सो क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम्हें कल काम पर जाना है। कल शनिवार है, तुम्हें काम पर नहीं जाना है, जया ने ठंडी आवाज में कहा और फिर राघव की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है? मुझे बुरा लग रहा है और मैं भागना चाहती हूँ। कौन बुरा मान रहा है? मुझे डर है कि तुम थक गई हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। मुझे अपनी परवाह नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बस हमारे साथ खरीदारी करने चलो। जया ने राघव को नज़रअंदाज कर दिया और शनाया का हाथ थामे हुए रास्ते भर बातें करती और हंसती रही।
काफ़ी समय हो गया जब हम साथ में शॉपिंग करने गए थे। आज तो समय मिलना ही मुश्किल है, इसलिए शॉपिंग करते हुए खूब मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे भी कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, क्यों ना हम साथ में जाकर देखें। दोनों सुंदरियों के हंसमुख चेहरे को देखकर राघव ने को आह भरकर उनके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जब वह एक दुकान पर पहुंचा तो राघव समझ गया कि वे दोनों क्या खरीदना चाहती हैं। पता चला कि वे नेने के लिए कुछ खरीदना चाहती हैं। क्या मैं उसे इस तरह की चीज़ खरीदने के लिए ले जाऊं? क्या ये वाकई उचित है? राघव अवाक रह गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, या मुझे बाहर इंतजार करना चाहिए? क्या बकवास है, चलो चलते हैं। जया ने मुड़कर ठंडी आवाज में कहा। ठीक है। राघव अवाक रह गया और केवल उनके पीछे चल सका। स्वागत है। अंदर आने पर वेटर मुस्कुराए और सिर हिलाया। हालांकि राघव को देखकर वह एक पल के लिए चौंक गई और फिर बोली, अरे, क्या आप वही सज्जन हैं जिन्होंने पिछली बार अपनी प्रेमिका के लिए नेने को खरीदा था? मैं जाता हूँ, क्या बात है? राघव ने पहले तो अपना सिर नीचे कर लिया था, लेकिन यह वाक्य सुनकर उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया। वेटर को देखते ही उसे जैसे जैसे बिजली का झटका लगा हो। वेटर की बातों से उसे आखिरकार याद आ गया। पिछली बार वह और चाहत की टीचर जाह्नवी वशिष्ठ यहाँ आए थे। पिछली बार जाह्नवी के कपड़े फट गए थे, इसलिए राघव उन्हें कपड़े खरीदने के लिए यहाँ लाया था। बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वेटर की याददाश्त इतनी अच्छी होगी कि उसने इस तरह सिर झुकाया और सामने वाला उसे पहचान गया। मैंने कहा था, सुंदरी, आपने मुझे गलत समझा है, मैं कोई सज्जन नहीं हूँ। ये कहकर राघव मुड़ा और जाने लगा। लेकिन सुंदर वेट्रेस मुस्कुराई और बोली, गलती कैसे हो सकती है? पिछली बार आप यहीं थे और एयरपोर्ट पर झगड़ा हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नेने के कपड़े खरीदने आए थे और आपकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। बस हो गया। ये सुनकर राघव का चेहरा बिगड़ गया। वाकई, सामने खड़ी जया और शनाया भी रुक गईं। ये सुनकर उन्होंने राघव को शक की नज़रों से देखा। अध्याय 146। जया ने और भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, युवा स्वामी सिंघानिया, आपके पास बहुत समय है। आप अपनी प्रेमिका के साथ नेने को खरीदने कब आए थे? आपकी प्रेमिका कौन है? कभी बाहर आकर देख लीजिए। बात वो नहीं है जो आप सोच रही हैं, मेरी बात सुनिए। राघव जल्दी से समझाने ही वाला था कि तभी उसके बगल में खड़े वेटर ने शनाया को देखा। उसने कहा, महोदय, क्या ये आपकी प्रेमिका नहीं है? क्या? शनाया दंग रह गई। बहुत हैरान थी, वो राघव की प्रेमिका कब बन गई? जया और राघव भी दंग रह गए। आखिर क्या हो रहा है? वेटर ने काफी देर तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए मैडम, मैंने गलत व्यक्ति को देख लिया। पिछली बार वाली प्रेमिका बिल्कुल आपकी जैसी दिखती थी, लेकिन अब वो अलग दिखती है। माफ कीजिए, मुझसे सच में गलती हो गई। हे भगवान! राघव रोने ही वाला था। बहन, आपने गलत व्यक्ति का नाम लिया है, इसलिए इसे मत लीजिए। आप गलतफहमी को और भी बढ़ा देंगी। जया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए पूछा, बेहतर होगा कि आप मुझे समझाएं, क्या हो रहा है? स्थिति बिगड़ते देख वेटर जल्दी से भाग गया, केवल राघव को छोड़कर। राघव असहाय होकर केवल इतना ही कह सकी, बात यह है, क्या पिछली बार नेहा की क्लास रियूनियन नहीं थी, इसलिए मैं उसे वहां ले गई थी। मैं वहां टीचर जाह्नवी से मिली, लेकिन टीचर जाह्नवी के कपड़े गलती से फट गए थे, इसलिए मैं उसे कपड़े खरीदने के लिए यहाँ ले आई। बस इतना ही। टीचर जाह्नवी? क्या उनका नाम जाह्नवी वशिष्ठ है? इस समय शनाया ने पूछा। ये सुनकर राघव भी चौंक गई। उसने संदेह से पूछा, आपको कैसे पता कि उनका नाम जाह्नवी वशिष्ठ है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही हों? राघव को याद आया कि कैसे वेटर ने पहले उस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी, और अब उसे एहसास हुआ कि यह छोटी मछली जाह्नवी वशिष्ठ से बहुत मिलती जुलती है। तुमने इसे पहले क्यों नहीं पहचाना? तुम्हारा जाह्नवी वशिष्ठ से कोई लेना देना तो नहीं है। तुमने सही अनुमान लगाया, जाह्नवी वशिष्ठ मेरी बहन है और मेरा नाम यश वशिष्ठ है। मेरा उपनाम राठौर है। धिक्कार है। बात कुछ इस तरह निकली। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या दुनिया में ऐसा संयोग भी होता है? क्या हुआ? बगल में बैठी जया भी हैरान थी, लेकिन वह जल्द ही समझ गई। वाकई, जीवन एक चक्र है, घूमता रहता है और फिर वापस आ जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरी बहन को आजकल ठीक से नींद नहीं आती और वह नींद में भी बड़बड़ाती है। नेने वगैरह के बारे में बात करते हुए, तो इसका आपसे कुछ लेना देना है? क्या ऐसा भी कुछ होता है? जया का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने राघव को गुस्से से घूरते हुए कहा, अरे, तुमने जाह्नवी वशिष्ठ के साथ क्या किया? नहीं, मैं तो बस उसकी कपड़े खरीदने में मदद करने आया हूँ। राघव को पसीना आ गया। कपड़े खरीदने? हे, एक आम पार्टी में जाह्नवी वशिष्ठ के कपड़े कैसे खराब हो सकते हैं? वो भी अंदर से। जरूर कुछ गड़बड़ है। बेहतर होगा कि तुम सच बता दो और नरमी बरतो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। काका! इतना कहकर जया ने हथकड़ी निकाली और राघव को पहना दी। चलो, ये लड़की तो सच में गंभीर है। राघव ने हथकड़ी देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया।
आसपास की भीड़ भी हैरान थी और राघव की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर ये दृश्य किसी फिल्म में चोर को पकड़ने वाले दृश्य जैसा था, इसलिए सब राघव को चोर समझ रहे थे। चलो, ठंडे चेहरे के साथ जया राघव को मॉल से बाहर ले गई। थोड़ी देर में वे फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच गए। रात में पुलिस स्टेशन में ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद लोग काफी संख्या में होते हैं। इस समय जया और एक और खूबसूरत महिला को राघव के साथ तेजी से चलते देख वे आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, क्या ली टीम छुट्टी पर नहीं है? तुम फिर से काम पर क्यों आए हो? पता नहीं, उसे देखकर लगता है कि वह किसी को साथ लाई है। क्या कोई बड़ा मामला सुलझाया गया है? कैप्टन सिंह सच में मेरे आदर्श हैं। वे छुट्टी के दिनों में भी मामले सुलझाते हैं। हमें और जानकारी जुटानी चाहिए। देखो, उसके बगल में एक खूबसूरत महिला है। वह सुंदरता में कैप्टन सिंह से कम नहीं है। कहाँ है? मुझे देखने दो। तुरंत ही ड्यूटी पर मौजूद सभी लोग शनाया की ओर देखने लगे। अरे, वह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या इस खूबसूरत महिला ने भी कोई अपराध किया है और गिरफ्तार हुई है? क्या देख रहे हो? पुलिस वाले तो यूं ही नहीं हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया? उस खूबसूरत लड़की का हमारी सिंह टीम से बहुत अच्छा रिश्ता है। तुम उसे जानते हो? किसी ने पूछा। बेशक, उसका नाम यश वशिष्ठ है, उसका निकनेम शनाया है और वह ट्रैफिक पुलिस टीम की नंबर 1 ब्यूटी है। तुम इतनी मशहूर हस्ती को नहीं जानते, तुम तो पूरी जिंदगी अकेले रहने के लायक हो। क्या नंबर 1 ब्यूटी? नहीं, मैं कसम खाता हूं कि आज से उसका पीछा करूंगा। चलो खुद को बचा लेते हैं, उसका पीछा करने वालों का तो अगले साल तक का समय निकल जाएगा। तुम कौन हो? ठीक है, मैं जाकर हस्तमैथुन कर लेता हूं, फिर काम पर लग जाता हूं। कई लोगों ने सिर हिलाया और आह भरी अनिच्छा शनाया की पीठ की ओर देखते हुए। राघव को जया सिंह और शनाया राठौर एक कार्यालय में ले गईं। उसके बाद दोनों सुंदरियां बाहर चली गईं और राघव को ही यहां छोड़ दिया। हालांकि राघव के हाथों में हथकड़ी थी, फिर भी उसने बड़ी कुशलता से अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाया। फिर एलान के पैरों के बीच बैठकर धीरे धीरे कश लगाया। भाई, तुम फिर से क्यों आ गए? तुम तो यहाँ के नियमित ग्राहक बनते जा रहे हो। तभी एक आवाज आई। राघव ने सिर घुमाया तो देखा कि एक युवक पुलिस वाला बोल रहा था। उसने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया। जब जया सिंह उससे पूछताछ कर रही थी तब वह उसके बगल में ही था। छोड़ो, कोई बात नहीं, राघव ने आह भरी और सिगरेट आगे बढ़ाते हुए पूछा। एक नहीं, रहने दो, अगर कैप्टन सिंह ने मुझे इस समय सिगरेट पीते हुए देख लिया तो वह मुझे मार डालेंगे। युवक पुलिस वाले ने झट से सिर हिलाया। क्या तुम उससे इतना डरते हो? राघव ने मुंह में सिगरेट लिए कहा। जरूर डरता हूं। कैप्टन सिंह हमारी पुलिस फोर्स में सबसे ताकतवर हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम डर नहीं सकते? और तुम तो उनका स्वभाव जानते ही होगे। भाई, तुमने क्या किया? तुम अक्सर हमारी सिंह टीम के हाथों क्यों पकड़े जाते हो? युवक, तुम्हारी उम्र कितनी है? राघव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए पूछा। 24। क्या बात है? क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? क्या तुमने कभी प्यार किया है? नहीं, युवक शर्मा गया। कोई आश्चर्य नहीं, राघव ने आह भरी। जब तुम्हारी कोई प्रेमिका होगी तब तुम्हें पता चलेगा। इसे कहते हैं मारपीट प्यार है, डांट फटकार प्यार है, और अगर एक दिन भी लड़ाई न करो तो बेचैनी होगी। क्या मारपीट प्यार है और डांट फटकार प्यार है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम और कैप्टन सिंह प्रेमी प्रेमिका हो? युवक की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सुना था कि कैप्टन सिंह का कोई प्रेमी है। बकवास, तुम अपनी टीम सिंह की जिंदगी में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? बेशक उसका एक प्रेमी है और वह मैं हूं। ये सुनकर न केवल युवक बल्कि कुछ पुलिस अधिकारी भी उसके चारों ओर जमा हो गए और धीमी आवाज में पूछने लगे। भाई, तुम तो कमाल हो। कैप्टन सिंह तुम्हें चिढ़ाने की हिम्मत कैसे करती हैं? हाँ भाई, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या कैप्टन सिंह घर पर भी इतनी ही चिड़चिड़ी रहती हैं? क्या तुम रोजाना बोरी बनकर उनसे मार खाते हो? अध्याय 147। वास्तव में मैं अमीरों की दूसरी पीढ़ी हूँ। कोई बात नहीं, दरअसल आप कैप्टन सिंह घर पर बहुत ही सभ्य हैं। जाहिर है, इसकी वजह मुख्य रूप से मेरा आकर्षक होना है। ये सुनकर आसपास के सभी पुलिस अधिकारी उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने राघव की ओर देखा और कहा, भाई, हमें लड़कियों को पटाना सिखाए। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। लड़कियों को पटाना मुख्य रूप से। जैसे ही वह बोल रहे थे, पीछे से अचानक खांसने की आवाज आई और फिर जया सिंह की आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। जया सिंह को आते देख कई पुलिसकर्मियों के पैर डर से कांपने लगे और वे जल्दी से काम पर लग गए। लेकिन राघव बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने जया सिंह की ओर देखा और कहा, मुस्कुराई। मैंने कहा, सुंदर, मुझे कब वापस जाने दोगी? वापस जाने दूं? सपना, मुझे अब शक है कि तुमने कोई बड़ा अपराध किया है। मेरे साथ चलो। इतना कहकर जया सिंह बिना किसी औपचारिकता के राघव को फिर से पूछताछ कक्ष में ले गई।
पूछताछ कक्ष में जया सिंह शान से बैठी थी। उसने राघव को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, बताओ बताओ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। राघव मासूमियत से बोला, अब भी तुम मुझसे चालबाजी करने की हिम्मत कर रही हो? सिंघानिया सरनेम वाले, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। मैं और शर्मिला पहले वापस चलते हैं। अब हम दोनों ही हैं। बताओ, तुम्हारे और जाह्नवी वशिष्ठ के बीच क्या चल रहा है? उसके कपड़े क्यों फटे हैं? क्या तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया है? हे भगवान, मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? ये तो एक पार्टी है। और क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? तुमने कुछ बुरा नहीं किया। वह अब सपनों में क्यों नहीं चिल्लाती? तुम इसे कैसे समझाओगी? राघव ने अपना सिर खुजाया और फिर बोला, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम इसके बारे में हर दिन सोचती हो और रात को सपने देखती हो? शायद वो मेरे आकर्षण से मोहित हो गई, शायद उसे मुझसे प्यार हो गया। वैसे भी ये तो बस एक सपना है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ये सुनकर जया सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे प्यार में पड़ गई? मेरी बात पर उसे जरा भी यकीन क्यों नहीं हो रहा? हाँ मत कहो, ठीक है, तुम इंतजार करो, जया सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। क्या कर सकते हो? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है और तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार करना चाहोगे तो मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। राघव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया तो क्या हुआ? मैंने तो आज से ही तय कर लिया है कि मैं 24 घंटे तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों ने कोई गलत काम तो नहीं किया। क्या? ये सुनकर राघव दंग रह गया। 24 घंटे मेरा पीछा करोगे? क्या सच में? अगर मैं शौचालय जाऊं या नहाऊं तब भी तुम मुझ पर नजर रखोगे? रात को सोने का क्या? क्या हमें साथ सोना चाहिए या अलग? भाड़ में जाओ। जया सिंह ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका। यह आदमी इतना बेशर्म क्यों है? ये दूसरी चीजें नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कुटिल तरीके अपनाना चाहता है। हालांकि उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना तरीका है। अब से मैं तुम्हारे अपराध का सबूत मिलने तक तुम पर नजर रखूंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी जिंदगी काफी नीरस है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत का साथ होना वाकई बहुत अच्छा है। राघव ने कंधे उचकाए। फिर दोनों बाहर निकले और पुलिस स्टेशन से चले गए। तुम्हारा घर कहाँ है? जया सिंह ने कार में बैठते ही पूछा। नंबर 56, चाहत एवेन्यू। राघव ने हल्के से कहा। कहाँ? जया सिंह अचंभित रह गई, अविश्वास भरी नजरों से। चाहत एवेन्यू यानी अमीरों का रिहायशी इलाका, नंबर 56 वाला इलाका, जहां जमीन का हर इंच महंगा है। एक सुरक्षा गार्ड वहां कैसे रह सकता है? लड़के, सच बताओ, मुझे आसानी से बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुम यकीन नहीं करती हो तो कोई बात नहीं। राघव ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें जगह के बारे में बता दिया गया है, जाना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। और मुझे परवाह नहीं, मैं गाड़ी में सो सकता हूँ। हम्फ। जया सिंह ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखना चाहती हूँ वहां पहुंचकर तुम मेरे साथ होने का नाटक कैसे करोगे। आधे घंटे बाद जया सिंह चाहत एवेन्यू के नंबर 56 पर गाड़ी चलाकर पहुंची। भारतीय महल जैसे भव्य विला को देखकर वह दंग रह गई, लेकिन राघव को इसकी आदत थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सीधे विला की ओर चल पड़ा। अरे, तुम सच में जा रहे हो? इधर उधर मत घूमो, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना गैरकानूनी है। जया सिंह ने पीछे से जल्दी से कहा। वह चुपचाप खड़े होकर राघव को अपराध करते हुए नहीं देख सकती थी। हालांकि राघव ने हाथ जोड़कर चाबी निकाली और सीधे दीवार की तरह गेट खोल दिया। अंदर आओ, वहां खड़े मत रहो। क्या बात है? जया सिंह हैरान थी, यह आदमी विला का दरवाजा कैसे खोल सकता है? क्या सच में वह यहीं रहता है? वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने पाया कि यह कल्पना से कहीं अधिक भव्य था। सफेद रंग से रंगी भारतीय शैली की इमारत ईंट पत्थर से तीक्ष्ण रूप से बनी हुई थी। सामने दोनों ओर ऊंचे मीनारें थीं। मीनार का शीर्ष भाग गंभीर और भव्य है और अनगिनत बारीक नक्काशीदार मीनारें एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं। प्रत्येक मीनार छोटी और सुंदर है, उसकी आकर्षक रेखाएं और भव्य छतें प्रकाश में और सुरुचिपूर्ण हैं। एक और स्पर्श जरूरी है, एक स्पर्श कम अधूरा है, लेकिन उस कोमलता से असीम शक्ति निकल रही है। राघव चल नहीं रहा था, बल्कि मुड़कर लॉन पर खड़ा हो गया और जया सिंह को देखने लगा। दरअसल मुझे तुमसे कुछ छिपाना है। राघव ने जया सिंह को देखा, उसकी आंखें तारों भरे आकाश की तरह गहरी थीं। तुम आ गई, मैं आखिरकार कहने ही वाला हूँ। जया सिंह एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव यहाँ पहल करके अपने दिल की बात कहेगा। बताओ, मैं सुन रही हूँ। जया सिंह ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली। वह अब दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती थी, कहीं दूसरे व्यक्ति का मूड बदल न जाए और फिर उसे सच बताना मुश्किल हो जाए। इसलिए उसने गंभीर चेहरा बनाकर ध्यान से सुना।
लेकिन राघव ने धीरे से कहा, असल में मेरी पहचान एक सुरक्षा गार्ड की नहीं बल्कि एक अमीर खानदानी की है। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी कुल संपत्ति 1000 मिलियन से ज़्यादा है। इसके पीछे का विला और महल मेरी संपत्तियों में से एक है। भारत में मेरे पास इस तरह के 1 दर्जन से ज़्यादा विला हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और विदेशों में भी मेरे 5-6 महल और हवेली हैं। मेरी कुल संपत्ति आपकी कल्पना से परे है। तो प्यारी सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? जब तक तुम मेरा साथ दोगी मैं तुम्हें रानी जैसा जीवन जीने की गारंटी देता हूँ, और फिर हमारे कई बच्चे होंगे, स्नो वाइट की तरह। धड़ाम! ये सुनकर जया सिंह को खून की उल्टी आ गई, उसका चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से कांप उठी। उसने सोचा था कि राघव खुद को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि वह सुराग ढूंढकर मामले को सुलझा सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष की बातें पूरी तरह से उल्टी होंगी। अध्याय 148। धिक्कार है, मुझे बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। तुम लोग, सच बोलना नामुमकिन है। जया सिंह ने दांत पीसते हुए गुस्से से उछल कूद की। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सचमुच अनगिनत विला हैं और यूरोप में मेरे महल और हवेली भी हैं। हाँ, यूरोप में ही नहीं, अमेरिका में भी बड़ी बड़ी हवेली हैं और अफ्रीका में मेरी 2 खदानें हैं। इनके अंदर दिन भर सोना और हीरे निकलते रहते हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें एक दिन वहां ले जाऊंगा। फुफकार! जया सिंह जितना सुनती गई उतना ही उसका सब्र टूटता गया, और यह बकवास हद से ज्यादा थी, इसलिए मैं आसमान को चीरने से भी नहीं डरती। क्या तुम मुझे ठुकरा रही हो? मैं बहुत दुखी हूँ। राघव का दिल टूट गया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं इंतज़ार करता रहूंगा, तुम्हारे मन बदलने का इंतज़ार करूंगा, और मुझे यकीन है कि 3 दिन तक मेरे साथ रहने पर तुम मेरे आकर्षण में पूरी तरह से डूब जाओगी। समय आने पर तुम खुशी खुशी मेरे साथ स्नो वाइट जैसे कई बच्चे पैदा करोगी। अरे! जया सिंह ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे आकर्षण से हैरान हो? तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म कमीने से कैसे प्यार कर सकती हूँ? अरे! राघव ने आह भरी, तुम मेरे जैसे बेहतरीन आदमी को भी नहीं चाहती? क्या तुम्हें मर्द पसंद नहीं है? नहीं, क्या तुम्हारी भी कोई खास पसंद नहीं है, जैसे औरतें? मर जाओ! ये सुनकर जया सिंह गुस्से से पागल हो गई। उसका मन किया कि उसे थप्पड़ मारकर मार डाले। ये आदमी दिन भर क्या सोचता रहता है? मुझे बेवकूफ़ी भरी मुस्कान मत दो। सुनो, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम कोई गलत काम कर रही हो तो मुझे तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। बोलते बोलते उसने बगल में पड़े पत्थर को लात मारकर 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मैं जा रही हूँ, कितनी हिंसक हो। टूटे हुए पत्थर को देखकर राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम इस हालत में हो तो भविष्य में तुमसे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? मैं चाहती हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो। जया सिंह गुस्से से बोली। तभी सामने वाले विला का दरवाजा खुला और एक अनजानी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? तुम कौन हो जो किसी के घर में घुसने की हिम्मत करते हो? मानो या न मानो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। यह आवाज़ सुनकर जया सिंह का चेहरा बदल गया और फिर एकदम काला पड़ गया। अरे यार, तुमने कहा था कि यह तुम्हारा घर है, यहाँ कोई और क्यों है? वह सचमुच पागल हो रही थी। अगर यह खबर फैल गई और उसने पुलिसकर्मी की तरह किसी निजी घर में घुसपैठ की तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, मेरा मतलब है कि यह मेरा घर है, लेकिन किसी ने यह तय नहीं किया है कि मेरे घर में कोई और नहीं आ सकता। हालांकि जया सिंह का चेहरा और भी उदास देखकर राघव मुस्कुराया और उसे दिलासा देते हुए बोला, चिंता मत करो, सब ठीक है। अगले ही पल उसने सिर घुमाकर कहा, शाओ यू प्र, घबराओ मत, मैं और कप्तान सिंह हैं। बाहर आने वाली स्वाभाविक रूप से चाहत थी और राघव की आवाज़ सुनकर उसे भी राहत मिली। आखिरकार, अब जब जाह्नवी यहाँ नहीं है, अगर सच में कुछ हो जाता है तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। ये सोचते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये जाह्नवी सच में ऐसी ही है। मैं छुट्टी कैसे मांग सकती हूँ? और अभी इतना लंबा समय बाकी है। वापस आकर उससे अच्छे से बात करना। अगले ही पल चाहत हाथ में दीपक लिए आंगन में आए। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें अंधेरा होने के बाद घर जाना नहीं आता? क्या तुम्हें अब भी मेरी परवाह है? राघव ने कहा, बूढ़े। हालांकि ये याद करके कि उसके बगल में जया सिंह है, उसकी पत्नी चिल्लाई नहीं, बल्कि उसने अपनी बात बदल दी। छोटी जाह्नवी, मेरी बात सुनो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बाहर कुछ चल रहा है, इसलिए थोड़ी देर हो गई है। क्या बात है? एक सुरक्षा गार्ड के तौर पर तुम क्या कर सकते हो? कहीं बाहर जाकर फिर से गड़बड़ तो नहीं कर रहे? चाहत ने राघव को खाली नज़र से देखा, लेकिन जल्दी से जया सिंह की ओर देखा। कैप्टन सिंह, आप इतनी देर से यहाँ क्यों हैं? मैं कुछ मामलों की जांच करने आया हूँ और यह मामला राघव से जुड़ा है। जया सिंह ने भी सीधे अपना मकसद बताया। क्या ये राघव से जुड़ा है? ये सुनकर चाहत एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। धिक्कार है, तुमने सच में बाहर गड़बड़ की और कैप्टन सिंह के हाथों पकड़े गए, है ना?
चाहत की नज़रें भांपते हुए राघव ने जल्दी से समझाया, नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, कैप्टन सिंह, कृपया जल्दी से समझाएं, मैं इसका दोष अपने ऊपर नहीं लूंगी। जया सिंह ने धीरे से नाक सिकुड़ी, ये देखने के लिए कि क्या आप मेरे सामने इतना घमंड करने की हिम्मत करते हैं। फिर भी उसने समझाया, अध्यक्ष राजवर्धन, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राघव बाहर कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था, लेकिन वह एक मामले में शामिल था। हालांकि कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन वह अब सबसे संदिग्ध व्यक्ति है। मैंने इन दिनों उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं। मामला? कौन सा मामला? चाहत हैरान थी, और राघव के बाहर कोई गड़बड़ न करने की बात सुनकर उसे राहत मिली। लेकिन अब लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है। बात यह है, हाल ही में शहर में एक परी के वस्त्रों का दीवाना घूम रहा है, जो अक्सर खूबसूरत लड़कियों के वस्त्रों को ऊपर उठाता है। हमें पता चला है कि राघव सबसे ज्यादा संदिग्ध है। क्या? ये सुनकर चाहत दंग रह गई। स्कर्ट उठाकर छेड़छाड़ करने वाले सन की, ये तो बाहर की शरारतों से भी ज्यादा घिनौना है। ये सोचते हुए उसने राघव को गुस्से से घूरा, उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। लेकिन राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने पहले ही सब कुछ साफ नहीं कर दिया था? मेरा उन स्कर्ट उठाकर छेड़छाड़ करने वाले सन की लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम जो भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे सबूत मिल जाएंगे तब मैं अपने आप ही पता लगा लूंगी कि इस मामले का तुमसे कोई संबंध है या नहीं। जया सिंह ने हल्के से कहा। जया सिंह के आने का मकसद जानते हुए चाहत भी समझ गई। इसके बाद उसने जया सिंह के यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने का इंतजाम किया। आखिर ये मामला राघव से जुड़ा है। चाहे वो चाहती भी न होती, कुछ कर नहीं सकती थी। इस तरह जया सिंह कुछ समय के लिए इस विला में रुकी। जब राघव घर लौटा तो उसने भी अंगड़ाई ली। आज की घटनाओं ने उसे सचमुच थका दिया था, इसलिए बिना देर किए वह अपने कमरे में वापस गया और सो गया। जया सिंह को नींद नहीं आ रही थी। एक संभ्रांत महिला होने के नाते उसकी अपनी आदतें थीं। हर बार सोने से पहले उसे स्नान करना जरूरी था, वरना उसे नींद नहीं आती थी। इसलिए उसने पजामा पहना, फिर बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और नहाने ही वाली थी कि पानी बहने की आवाज़ आई। जया सिंह पानी फ्लश करते हुए पूरे मामले को याद कर रही थी। उसे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, वरना भविष्य में और भी मुसीबतें आएंगी। इसलिए वह विश्लेषण कर रही थी, क्या ये संभव है कि राघव ही वह पागल हो जिसने समूह को उकसाया था। दूसरी ओर राघव सो चुका था, लेकिन उसे जगा दिया गया। अध्याय 149। ताला टूट गया है। वह स्तब्ध होकर उठा और शिकायत की, धिक्कार है, मैंने अभी बहुत खा पी लिया था। नहीं, मैं इसे खोलूंगा, वरना मेरा दम घुट जाएगा और मैं सो नहीं पाऊंगा। वह स्तब्ध होकर उठा और फिर नीचे बाथरूम की ओर चल पड़ा। पेंग, अरे यह अभी भी बंद क्यों है? राघव ने भौहें चढ़ाईं और फिर असंतुष्ट होकर बुदबुदाया, अंदर कौन है? जल्दी बाहर आओ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि जया सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये कि पानी की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसने सुना ही नहीं। ऊपर से वह अब पूरी तरह से मामले के बारे में सोच चुकी थी और इतनी मग्न थी कि उसे बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं। राघव 2 कदम पीछे हटा, ऊपर देखा तो पाया कि चाहत और चाहत के कमरे पूरी तरह से अंधेरे थे। उनमें से चाहत के कमरे में अपना बाथरूम था और चाहत भी सो रही थी। तो आखिर यहाँ कौन है? एक पल के लिए वह भूल ही गया कि जया सिंह भी यहाँ है। क्या ताला टूट गया है? राघव ने भौहें चढ़ाईं, बगल से 2 लोहे के तार निकाले और हल्के से उन्हें अलग कर दिया। ताला तो दूर की बात है, पहाड़ भी मुझे रोक नहीं सकता। राघव ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अगले ही पल वह दंग रह गया। आसपास की पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ीं और उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। इतना ही नहीं, उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। यहाँ कोई नहा रहा है, और वो भी इतनी खूबसूरत। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं और जब उसने सामने वाले का चेहरा देखा तो वह जम गया। जया सिंह, हे भगवान, मैं भूल ही गया था, ये लड़की भी यहाँ है। धिक्कार है, मुझे याद क्यों नहीं आया? सच कहूँ तो राघव सचमुच भूल गया था, क्योंकि वह इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि परिवार में एक और सदस्य भी है। इसलिए इस समय जब उसने ये दृश्य देखा तो वह पूरी तरह से बेसुध था। आगे जया सिंह अभी भी समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे जगा दिया। अगले ही पल उसने अपना सिर घुमाकर देखा और वह भी दंग रह गई। 3 सेकंड बाद वह चीख पड़ी, लेकिन सौभाग्य से राघव एक माहिर था, इसलिए उसने एक पैर से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे हाथ से जया सिंह को ढक लिया। इतना ही नहीं, उसने पूरी तरह से उसे अपने नियंत्रण में रखा। हालांकि अब जया सिंह ने कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए वे दोनों इतने करीब थे कि राघव को उसका चिकना शरीर महसूस हो रहा था। उफ! जया सिंह ने जोरदार संघर्ष किया। उसकी आंखों में घबराहट के भाव दिखाई दिए।
ये दृश्य वाकई डरावना था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राघव उसके साथ ऐसा करेगा। वह बुरी तरह डर गई थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हालांकि उसकी ताकत सीमित थी और वह बिल्कुल भी खुद को छुड़ा नहीं पाए। तभी राघव बोला, सुंदरी, तुमने गलत समझा, मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हें चीखने नहीं दे रहा। जब तक तुम वादा करो कि मुझे नहीं सताओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी बात समझ गई हो तो बस अपनी आंखें झपकाओ। अगले ही पल जया सिंह ने जल्दी से पलकें झपकाईं। अचानक राघव ने राहत की सांस ली। उसने कहा, बात पक्की, भौंको मत। बोलते बोलते राघव ने उसका हाथ छोड़ दिया। धिक्कार है, मर जा। जया सिंह चिल्लाई, लेकिन जैसे ही वह आज़ाद हुई उसने राघव को लात मारी। राघव उछल पड़ा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत ही उसने एक सुंदर सुंदर पैर को पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल जब उसने आगे देखा तो उसे एक नज़र में दूसरे व्यक्ति के शरीर के रहस्य दिखाई दिए। छोड़ दो। जया सिंह का सब्र टूट गया। राघव ने झट से हाथ छोड़ दिया और बोला, बड़ी बहन, मुझे सच में नहीं पता था कि अंदर कोई है। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने लाइट जलाई थी, पानी की आवाज़ आ रही थी और दरवाज़ा बंद था। तुम अंदर कैसे आए? ऐसी स्थिति में कोई कैसे नहीं आ सकता? मैं भूल गया था, मुझे नींद आ गई थी और मैं शौचालय जाना चाहता था। मैं भूल गया था कि तुम यहाँ हो, इसलिए मुझे लगा कि ताला टूटा हुआ है तो मैंने 2 तार ढूंढकर उसे खोल दिया। अरे यार, अभी भी देख रहे हो, जल्दी से पीछे मुड़ो। जया सिंह ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने पाया कि दूसरा व्यक्ति बात करते हुए लगातार उसे घूर रहा था। इस तरह की नज़र ने उसे पूरी तरह से असहज कर दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं मुड़ जाता हूँ, भौंको मत। राघव के पास आह भरने और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जया सिंह ने भी बगल से एक तौलिया निकाला और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। लेकिन तभी बाहर 2 कदमों की आहट सुनाई दी। तुरंत बाद चाहत और नेहा की आवाज़ें भी सुनाई दीं। क्या हो रहा है? अंदर कौन चिल्ला रहा है? दोनों गहरी नींद में सो रही थीं। जब उन्होंने नीचे हलचल सुनी तो उन्हें शक हुआ, इसलिए वे नीचे देखने आईं। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि बाथरूम में रोशनी थी और पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। अचानक दोनों की भौहें तन गईं। चाहत ने तो यहाँ तक पूछ लिया, अंदर कौन है? मैं हूँ, राष्ट्रपति चाहत। मैं अभी अभी लगभग फिसलकर गिरते गिरते बचा। क्या मैंने आपको डरा नहीं दिया? ओह! जया सिंह की आवाज़ सुनकर चाहत ने राहत की सांस ली। फिर उसने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारी कल क्लास है, जल्दी सो जाओ। तो मैं सोने जा रही हूँ। नेहा ने जम्हाई ली, आंखें मलीं और फिर ऊपर चली गई। नेहा आगे बढ़ा और पूछा, कैप्टन सिंह, आप ठीक हैं? बाथरूम में राघव बहुत घबराया हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चाहत इस समय जागकर नीचे आ जाएगा। अगर उसे अंदर आने दिया गया तो वह ये नहीं समझा पाएगा कि उसने पीली नदी में छलांग क्यों लगाई। इसलिए उसने जल्दी से फुसफुसाकर कहा, बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, मिस सिंह, कृपया उसे अंदर मत आने दीजिए। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम मर जाओगी। जया सिंह ने दांत पीसे। सच कहूं तो वह पहले इस आदमी को जान से मार देना चाहती थी। अपने शरीर की वजह से उसे आज तक किसी पुरुष ने नहीं देखा था, लेकिन पहली बार यह उसके सामने इस घृणित नीच को दिया गया था। लेकिन अब वह ये भी जानती थी कि चाहत को अंदर नहीं आने दिया जा सकता, क्योंकि चाहत के अंदर आने के बाद न केवल राघव बल्कि उसका भी दुर्भाग्य होगा। वह अपनी मासूमियत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने राघव को घूरते हुए कहा, चुप रहो, मैं इसे अभी यहाँ से ले आती हूँ। राघव ने मुंह बंद कर लिया और सिर हिलाया। लेकिन जया सिंह ने कहा, अध्यक्ष राजवर्धन, मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ एक झूठी चेतावनी थी। मुझे कोई चोट नहीं आई है। तुम जल्दी से वापस सो जाओ। मैं नहाने के बाद सो जाऊंगा। ये सुनकर चाहत ने सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा संदेह था क्योंकि उसे अंदर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि उसने साफ नहीं सुना, फिर भी उसे बहुत संदेह हुआ। इसलिए उसने कहा, अच्छा, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? मेरे पेट में अभी दर्द हो रहा है। अच्छा। जया सिंह चौंक गई और झट से जवाब दिया। वहीं राघव ने घबराकर अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि चाहत के बेडरूम में एक निजी बाथरूम है, तो फिर दूसरे पक्ष ने यहाँ बाथरूम का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष को शक हो गया हो? अध्याय 150 मिठास। तुमने क्या कहा? ये सुनकर राघव चौंक गया और अपनी आंखें मूंदने लगा। मैं जाता हूँ, ये लड़की इतनी भयानक नहीं है। क्या ये सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी है? राघव का चेहरा देखकर जया सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, कमीने, मैं दूसरी औरतों से अलग हूँ, मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ। तो अगर तुम मेरा शरीर देखोगे तो या तो मेरे पति बन जाओ और तुम्हें जीवन भर मुझे छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, या तो अपनी आंखें मूंद लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और मैं तुम्हें आगे परेशान नहीं करूंगी। माफ़ करना, क्या तुम इतनी अतिवादी नहीं बनना चाहती?
राघव सचमुच हैरान था। उसने पाया कि यह लड़की न केवल गुस्सैल है बल्कि अपनी सोच में भी इतनी रूढ़िवादी है। हालांकि वह साधारण नहीं है। सबसे पहले तो जया सिंह के बारे में उसकी राय अभी भी अच्छी थी, और चूंकि उसने दूसरे पक्ष को देख लिया था और दूसरे पक्ष का व्यक्तित्व ऐसा था, तो वह उसे स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, आंखें निकालना बहुत ही क्रूर था, और आंखें निकालने के बाद तो वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा था। तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। कमीने। ये सुनकर जया सिंह की आंखें लाल हो गईं। मुझे स्वीकार करना इतना आसान है? ये कैसे संभव है? अरे यार, पहले मुझे अपनी स्थिति समझाओ। जया सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। मेरा क्या? राघव चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, ये कहना आसान है, भाई तो बहुत सुंदर और ताकतवर है। इतना ही नहीं, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस क्षेत्र में मेरी क्षमता बहुत मजबूत है और तुम निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाओगी। मर क्यों नहीं जाते? जया सिंह गुस्से में बोली। वह काम की बात कर रही थी और इस आदमी के चेहरे पर अभी भी ऐसी शरारती मुस्कान है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह व्यापार है, राघव ने कहा। संक्षेप में, मेरा शरीर बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरा करियर आता है। मैं एक सुरक्षा गार्ड हूँ। आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको रियल एस्टेट और खनिज भंडारों के बारे में जो पहले बताया था वह भी सच है। हालांकि मैं एक सुरक्षा गार्ड हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। जया सिंह को फिर से गुस्सा होते देख राघव ने जल्दी से विषय बदल दिया। आखिरी बात, सच कहूँ तो मेरी एक मंगेतर है, चाहत। सच में? जया सिंह ने दांत पीसे। उसे हमेशा लगता था कि उन दोनों का रिश्ता असामान्य है, वरना एक सुरक्षा गार्ड अध्यक्ष के घर में कैसे रह सकता था। अप्रत्याशित रूप से वे दोनों पति पत्नी निकले। ये सोचकर जया सिंह की आंखें लाल हो गईं, और राघव ने जल्दी से कहा, जया सिंह, रो मत। हालांकि मेरी एक मंगेतर है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हें मेरा शरीर किसने देखने दिया? जया सिंह ने आह भरी। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पास कितनी औरतें हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अब से तुम्हें मुझे छोड़ने की इजाज़त नहीं है। बेशक तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? राघव ने कहा। सौभाग्य से, हालांकि यह छोटी लड़की रूढ़िवादी है, लेकिन वह हर बात की परवाह नहीं करती। लगता है कि भविष्य में उसकी पत्नियों के साथ उसकी अच्छी बनेगी। तो क्यों ना तुम जल्दी से नहा लो, फिर मेरे कमरे में आओ। चलो तुम्हारे जीवन के आदर्शों के बारे में बात करते हैं। भाड़ में जाओ, सोचो भी मत, कोई संभावना नहीं है। जया सिंह गुस्से से बोली। वह क्यों नहीं जानती कि दूसरा क्या सोच रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैं इसे मिटा दूंगा। इतनी रूढ़िवादी मत बनो, ठीक है? राघव का चेहरा उतर गया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन जया सिंह ने मुझे बाहर धकेल दिया। ठीक है, ये सोचकर राघव ने आह भरी। उसके पास ऊपर अपने कमरे में सोने जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन जब वह उठा तो उसने अपने सामने एक चेहरा देखा। वह उसे बड़े प्यार से देख रही थी। इससे वह चौंक गया, लेकिन जब उसने चेहरा साफ देखा तो राहत की सांस ली, क्योंकि वह चेहरा बहुत ही कोमल था, किसी परी जैसा। वह जया सिंह थी। तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कोई तुम्हें देख लेगा? राघव ने सावधानी से कहा। चिंता मत करो, नेहा स्कूल चली गई है और अध्यक्ष राजवर्धन कुछ काम से बाहर गए हैं। घर में हम दोनों ही हैं। ठीक है। राघव ने राहत की सांस ली और फिर मुस्कुराया। उसने एक उंगली से जया की थोड़ी को छुआ और शरारती अंदाज में पूछा, कैसे? क्या तुम्हें कल रात मेरी याद आई? प्यार से। जया सिंह शर्मा गई, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। अगले ही पल उसने राघव को ऊपर खींचते हुए कहा, सुनो, चलो चलते हैं, मैंने खाना तैयार कर लिया है। अरे, क्या तुम खाना भी बना सकती हो? राघव बहुत हैरान था, यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। हालांकि जब वह नीचे आया तो वह और भी चौंक गया, क्योंकि मेज पर बहुत ही शानदार नाश्ता सजा था। सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट था और पोषण भी बहुत अच्छा था। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने ये सब किया? राघव ने आश्चर्य भरी नजरों से जया को देखा। बिल्कुल। जया सिंह ने गर्व से अपनी कोमल ठुड्डी ऊपर उठाई। लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम इतने उग्र हो। तुम ऐसा खाना कैसे बना सकती हो? और तुम अब बहुत सौम्य और गुणी दिखती हो, इसलिए मुझे कुछ समय तक इसकी आदत नहीं पड़ पाएगी। जया सिंह ने राघव को घूर कर देखा और फिर बोली, काम करते समय मैं ऐसी दिखती हूँ, असल जिंदगी में नहीं। तुमने मुझे अपनी जिंदगी में बस कुछ ही बार देखा है। इतना कहकर जया बैठ गई। खाओ, खाने के बाद फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है। राघव मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी इतनी सौम्य और गुणी जया सिंह के सामने सहज नहीं हो पा रहा था। क्या मेरा भाई इतना आकर्षक है कि वह गुस्सैल छोटी रानी को भी अपने वश में कर ले? ये सोचकर राघव को बहुत गर्व हुआ। लेकिन जैसे ही वह बैठा और कुछ निवाले खाए, जया का फोन बज उठा। हाय, मैं जया सिंह हूँ।
इस समय जया सिंह का चेहरा अब सौम्य और गुणी नहीं था, बल्कि फिर से ठंडा हो गया था। ये कैप्टन सिंह थे जिनसे राघव अच्छी तरह परिचित था। क्या? जब जया सिंह को फोन आया तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मिली थी और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। जी हाँ, मैं समझ गई, मैं अभी चलती हूँ। उसने फ़ोन काट दिया और तुरंत खड़ी हो गई। मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिल्में नहीं देखूंगी, तुम घर पर रहो, मुझे कुछ काम करने हैं। क्या तुम छुट्टी पर नहीं हो? क्या काम है? राघव ने शक से पूछा। कुछ समय पहले एक बैंक में डकैती हुई थी और बदमाशों ने बंधक बना लिए थे, उनमें से एक चाहत थी। क्या चाहत का अपहरण हो गया? ये सुनकर राघव भी अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। कितना कमीना है, कौन इतना घमंडी है और अपनी पत्नी का अपहरण करने की हिम्मत करता है? राघव ने गुस्से से कहा। लेकिन जया सिंह ने कहा, तुम घर पर रहो, हमारी पुलिस इस मामले को संभालेगी। चिंता मत करो, मैं कभी भी राष्ट्रपति राजवर्धन को किसी भी खतरे में नहीं डालूंगा। अध्याय 151 लड़ो लूटो। इतना कहकर जया सिंह जल्दी से चली गई और राघव भी मुड़कर ऊपर चला गया। वह इस मामले पर चुपचाप नहीं बैठ सकता था, इसलिए वह जाने के लिए तैयार था। बेशक वह नकाबपोश हीरो बनकर निकला, आखिर वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। हालांकि चाहत उसकी पत्नी थी, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वह देखना चाहता था कि कौन इतना घमंडी है और जमुना पार में उसकी पत्नी का अपहरण करने की हिम्मत करता है। जमुना पार बैंक में इस समय बहुत अफरा तफरी मची हुई है। चीजें टूटने की आवाज़ें, अनगिनत चीखें और कांच के टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। हॉल में हर कोई अस्त व्यस्त था। 1 दर्जन से अधिक काले कपड़े पहने और नकाबपोश आदमी घमंड से खड़े थे, उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं। ये सब चुप हो जाओ, जो मरना नहीं चाहते वे नीचे बैठ जाओ और अपना सिर पकड़ लो। पुम्बा। बातचीत के दौरान एक गुंडे ने अपने हाथ में रखी AK-47 राइफल स्टॉक कर दी, जिससे जोरदार आवाज़ हुई। गोली छत से टकराए और तुरंत अनगिनत चिंगारियां उठीं और एक विशाल क्रिस्टल झूमर सीधे नीचे गिर गया। क्या? ये दृश्य देखकर सभी और भी घबरा गए। उन्होंने ऐसा दृश्य केवल फिल्मों में देखा था, जहां वे लड़ने को बेताब थे, और अब वे सचमुच इसका सामना कर रहे थे। इस क्षण सभी पागलों की तरह चीखने लगे। उन्होंने अपने सिर पकड़ लिए और कांपते शरीर के साथ एक कोने में जाकर बैठ गए। उनमें से एक खूबसूरत महिला थी, चाहत। चाहत बैंक में काम से आई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके आने के कुछ ही समय बाद गुंडों का एक गिरोह अंदर घुस आया। हाथ में बंदूक लिए और उन पर जोर से निशाना साधते हुए वह समझ गई कि डकैती हुई है। हालांकि वह घबरा गई थी, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते, वर्षों के अनुभव और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण वह नहीं घबराए। इसके बजाय उन्होंने बड़े ही सलीके से अपने सिर पकड़ लिए और एक कोने में चली गईं। चाहत जानती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की लूट में किसी की जान नहीं जाती। जब तक वे बदमाश पैसे लूट कर चले जाते तब तक वे सुरक्षित रहते। लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। बदमाशों के अंदर आते ही उन्होंने बैंक कर्मचारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या बकवास है, पैसे निकालो। जी जी। कर्मचारी कांपते हुए जल्दी से पैसे निकाल लाए। हालांकि उनमें से एक ने अलार्म बटन दबा दिया। क्या? पुलिस को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? एक बदमाश ने ठंडे दिमाग से अपने हाथ में मौजूद AK-47 से गोली चला दी। गोली शीशे को भेदते हुए कर्मचारी को जा लगी। धड़ाम। लाश गिर पड़ी, खून बहने लगा और खून की तीखी गंध पूरे हॉल में गूंज उठी। इस दृश्य ने सभी को झकझोर दिया। सभी लोग बेतहाशा चीखने लगे और जया सिंह भी बेहद हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये गुंडे सीधे लोगों पर गोली चलाने की हिम्मत करेंगे। इस दृश्य ने शांत स्वभाव वाली चाहत को भी भयभीत कर दिया। जाहिर है, ये बदमाशों का ऐसा गिरोह है जो न केवल लूटपाट करता है, बल्कि लोगों को जान से मारने की भी हिम्मत रखता है। क्या? जिसने भी पुलिस को फ़ोन करने की हिम्मत की, मैं उसे मिनटों में मार डालूंगा। अभी सब लोग अपने फ़ोन ज़मीन पर फेंक दो। उनमें से तस्वीरों वाले 5 लोगों ने लॉबी में मौजूद लोगों पर बंदूकें तान दी और बाकी ने बैंक कर्मचारियों पर। जल्दी करो और पैसे सौंप दो और अपना तिजोरी भी खोलो। हाँ हाँ, हम अभी लड़ेंगे। कर्मचारी अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे अपराधियों की बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, वरना और भी लोग मारे जाते। बाकी गुंडे बैंक कर्मचारियों के पीछे पीछे तिजोरी से पैसे निकालने चले गए। हॉल में सिर्फ 5 गुंडे बचे थे। घुराघुराहट, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर सायरन की आवाज़ आई और अनगिनत गाड़ियां रुक गईं, जिन्होंने पूरे बैंक को घेर लिया। एक पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरा, उसने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और बैंक की ओर तान दी। उसी समय जया सिंह भी गाड़ी से उतरी। इतना ही नहीं, उसने एक माइक्रोफोन लिया, आगे आए और जोर से चिल्लाए, सुनो अंदर मौजूद गुंडों, तुम घिरे हुए हो, अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो। अगर तुम आत्मसमर्पण करोगे तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा दूंगी। बाहर से आ रही चीखों और सायरन की आवाज़ सुनकर हॉल में मौजूद सभी ग्राहक चौंक गए। वे समझ गए थे कि पुलिस आ रही है।
और पांचों गुंडे धीमी आवाज में बड़बड़ाए, धिक्कार है, ये लोग इतने कुशल क्यों हैं? ये बहुत जल्दी आ गए हैं ना? रघु ने कहा, तुम्हें किस बात का डर है? वैसे भी हमारे पास इतने सारे बंधक हैं और वो निकम्मे पुलिस वाले कभी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। सही कहा, जब हमें पैसे मिल जाएंगे और कुछ बंधकों को ले लेंगे तो हम आराम से निकल सकते हैं। राकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, यहाँ तो एक शानदार चीज भी है। इसी क्षण रघु की नज़र भीड़ में से शिकार पर पड़ी और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। क्या बात है, क्या मिला? बाकी चारों गुंडे भी मुड़कर पूछने लगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, उस लड़की में तो बहुत सारी खूबियां हैं। क्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत लड़की होगी। वे जाहिर तौर पर चाहत की बात कर रहे थे। हालांकि चाहत सिर झुकाए वहां बैठी थी, फिर भी उसकी खूबसूरती छिपी नहीं थी। वह साधारण थी, मानो कोई परी इस दुनिया में उतर आई हो, जिसे एक नज़र में देखा जा सकता है। छोटी बच्ची, ऊपर देखो, पहले गुंडे ने ठंडे स्वर में कहा, और यह सुनकर सामने खड़ी सभी महिला ग्राहकों ने अपने सिर और भी नीचे झुका लिए। पेंग, अच्छा, तो तुम हो? रघु ने गोली चलाई और सीधे उसके सामने खड़े चाहत को जा लगी। गोली जमीन पर लगी और चिंगारियां उठी, जिससे चाहत डर के मारे चीखने ही वाला था। कोई और चारा नहीं था, चाहत ने बस धीरे से अपना सिर उठाया। दूसरी तरफ बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने देखा कि उनकी धमकियों और चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ है, और वे तुरंत भौहें चढ़ाकर बोले, कैप्टन सिंह, हमें क्या करना चाहिए? ये गुंडे तो सुनने को तैयार ही नहीं हैं। बकवास, मुझे पता है कि वे नहीं सुनेंगे। यह मत कहो कि यह बेकार है, जल्दी से कोई रास्ता निकालो और सभी स्नाइपरों को मेरे पास भेज दो। जी। ये सुनकर उसके अधीनस्थ तुरंत हरकत में आ गए, लेकिन जया सिंह ने भौहें चढ़ा लीं। वह जानती थी कि चाहत अंदर है। इसके अलावा जाने से पहले उसने राघव को आश्वासन दिया था कि वह चाहत को कभी किसी खतरे में नहीं डालेगी। लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उसने देखा कि विरोधियों की संख्या बहुत अधिक थी और सबके हाथों में बंदूकें थीं। अगर वह जल्दबाजी करता तो कई लोग मारे जा सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर गोलीबारी होती तो निश्चित रूप से पूरा जमुना पार और यहाँ तक कि पूरा भारत हिल जाता। आपराधिक पुलिस दल की कप्तान होने के नाते जया सिंह ऐसी घटना को होने नहीं देती। सिंह, टीम को रिपोर्ट करो, स्नाइपर नंबर 1 तैनात है। स्नाइपर नंबर 2 तैनात है, निशाना साध लिया गया है। स्नाइपर नंबर 3 तैनात है। स्नाइपर नंबर 4 तैनात है, नंबर 5 तैनात है। पांचों स्नाइपर रिपोर्ट करने के लिए दौड़े, तभी एक आवाज आई, कैप्टन सिंह, क्या आपने गोली चलाई? निशाने पर निशाना साधा है, लेकिन अभी गोली मत चलाओ, जया सिंह ने आदेश दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हॉल में न केवल 5 गुंडे थे बल्कि अन्य गुंडे भी थे। इसलिए उसे हर किसी पर निशाना साधना था ताकि कोई गड़बड़ न हो। अध्याय 152। जया सिंह की तरफ वह बैठा हुआ था और तेजी से चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ बैंक के अंदर एक अलग ही दृश्य घट रहा था। चाहत ने अपना सिर उठाया, उसके पीले चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। मैं बेवकूफ़ हूँ, ये तो वाकई बेहतरीन है। जब पांचों गुंडों ने चाहत का कोमल चेहरा देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। चाहत के सिर झुकाने से पहले वे ठीक से देख नहीं पा रहे थे और उन्होंने पहले ही देख लिया था कि दूसरी तरफ वाली खूबसूरत है। लेकिन अब दूसरी तरफ वाली ने ऊपर देखा, वह किसी परी जैसी लग रही थी। उन्होंने इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बेवकूफ़ हूँ, भगवान की कृपा से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बैंक में इतनी बेहतरीन औरत होगी। गुंडे नंबर 1 ने ठंडी मुस्कान दिखाई। गुंडे नंबर 2 ने यह भी कहा, हाँ, ऐसी बेहतरीन औरत, मैंने कसम खाई थी कि अगर मुझे उससे मुलाकात हुई तो मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। और रघु से हनी ने कहा, इसे मत पकड़ो, मैं पहले देख लूंगा। मैं पहले आता हूं और जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब ये तुम्हारा होगा। कुछ लोग बातें और मजाक कर रहे थे, बाहर मौजूद पुलिस और हॉल में मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। ऐसा लगता है कि जब तक वे कुछ करना चाहते हैं, कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता। जब चाहत ने ये शब्द सुने तो उसका शरीर कांप उठा और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह भयभीत थी, क्योंकि वह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि वह इन लोगों को सफल नहीं होने देगी। ये सोचते ही चाहत की आंखों में निराशा और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। अरे, उसकी उदास और सुंदर आंखों को देखो, मुझे ये भाव पसंद है। रघु ने जोर से हंसते हुए कहा, छोटी लड़की, चाचा की नज़र तुम पर पड़ गई, ये तुम्हारी किस्मत है। दूसरे मेरा पीछा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। क्या तुम इसे खुद उतारोगी या हम तुम्हारी मदद करेंगे? राकी ने भी एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। उसके मुंह से लार लगभग गायब हो चुकी थी। ये दृश्य सुनकर बाकी लोग कांप उठे और सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन चाहत हताश दिख रही थी। उसने कसम खाई कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह दूसरे पक्ष को सफल नहीं होने देगी। चाहत को अडिग देखकर गुंडे नंबर 1 ने ताना मारा,
लगता है तुम आज्ञाकारी होकर सहयोग करने को तैयार नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम बाद में संघर्ष कर लेना, जितना ज़्यादा संघर्ष करोगी उतना ही मुझे मजा आएगा। अंत में गुंडे नंबर 1 ने विजयी हंसी हंसी। बाहर जब जया सिंह ने दूरबीन से ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इसके बाद उसने दांत पीसते हुए पिस्तौल निकाल ली और दौड़कर वहां पहुंचने को बेताब हो गई। कैप्टन, आप क्या कर रहे हैं? आगे खतरा है, तुम उधर जल्दी नहीं जा सकती। ये दृश्य देखकर उसके नीचे मौजूद कई पुलिसकर्मियों ने जया सिंह को तुरंत रोक दिया। मजाक कर रही थी, हालांकि उनकी सिंह टीम शक्तिशाली है, वे उनमें से 10 को भी हरा सकते हैं। जया सिंह को किसी ने रोका और उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े सींग को पटक दिया और फिर दांत पीसते हुए बोली, ध तेरे की, मैं सच में उन्हें गोली मारना चाहती हूँ। कैप्टन सिंह, क्या आप ऐसा करना चाहती हैं? उसके बगल में खड़े पुलिसकर्मी ने पूछा। जया सिंह की आंखें चमक उठीं, वह सोच रही थी, क्या मैं इन सभी बदमाशों को पकड़ पाऊंगी? इसलिए वह संघर्ष में थी। लेकिन बैंक के अंदर बदमाश रघु ने अपने बड़े हाथ फैलाए और चाहत को पकड़ लिया। वह चाहत को पकड़ने ही वाला था, हालांकि उसी क्षण किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं बेवकूफ़ हूँ, दूसरे बच्चे, चिंता मत करो, पहले मैं मजे कर लूँगा, फिर ये तुम्हारा होगा। रघु ने अपने कंधे पर किसी के थपथपाने को महसूस किया और अधीरता से कहा। हालांकि वह हाथ पीछे नहीं हटा और उसकी बाँह थपथपाता रहा। बाहर उन पुलिसकर्मियों ने पूछा, कैप्टन सिंह, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? लेकिन जया सिंह स्तब्ध रह गई। दूरबीन से उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा, इसलिए उसने स्नाइपर से कहा, अभी कुछ मत करो, स्थिति बदल गई है। बैंक के अंदर गुंडा रघु और भी ज्यादा परेशान था। उसने कहा, अरे यार, तुम इसे उल्टा नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे मजा आएगा, तुम अपनी हद में जाओ। रघु सचमुच परेशान था, बेमिसाल खूबसूरती उसके आगे थी और वह बस कामयाब होने ही वाला था, लेकिन अब कोई उसे रोकने की हिम्मत कर रहा है, वो भी भाई भाई। इसलिए उसने गुस्से से कहा, ठीक है, अगर तुमने मुझे फिर से गोली मारी तो मैं सचमुच अपना चेहरा बदल लूंगा। हालांकि इसी क्षण पीछे से एक रोने जैसी आवाज आई, बॉस, यह मैं नहीं हूं, मैंने आपकी तस्वीरें नहीं लीं। क्या ये दूसरा बच्चा नहीं, तीसरा बच्चा है? गैंगस्टर राकी चौंक गया, फिर उसने सिर घुमाकर देखा, लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया, क्योंकि उसने पाया कि उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई है। हालांकि सामने वाला भी काले कपड़े पहने हुए था और अपना चेहरा ढके हुए था, लेकिन उसका सामान उनसे बिल्कुल अलग था। धिक्कार है, तुम कौन हो? नियमों के अनुसार क्यों नहीं पहनते? नहीं, ये उनके लोग नहीं हैं। गैंगस्टर रघु ने भौहें चढ़ाईं और जल्द ही उसे पता चला कि यह व्यक्ति बहुत अजीब है, उनका साथी बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगले ही पल उसने चाहत को नज़रअंदाज कर दिया और उस रहस्यमय आकृति को घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछा, अरे यार, कहाँ से आए हो? हमारे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? दूसरे गुंडे ने भी कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ लड़के, यह मत सोचो कि तुमने अपना चेहरा छिपाने के लिए काले कपड़े पहने हैं, इसलिए तुम हमारे साथ घुसना चाहते हो। काले कपड़े पहने जो नकाबपोश आदमी प्रकट हुआ, वह स्वाभाविक रूप से राघव था। वह जानता था कि चाहत मुसीबत में है, इसलिए उसने जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ पड़ा। सौभाग्य से संकट के क्षण में वह आखिरकार पहुंच गया। इस समय काले कपड़े पहने 5 आदमियों को अपनी ओर बंदूकें ताने देख राघव ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें कपड़े किसने पहनाए हैं? तुम लोग मुझसे कपड़े पहनने के लायक हो। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया हूँ, जल्दी से अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हारा अंत भयानक होगा। मैं बेवकूफ़ हूँ, दूसरे बच्चे, क्या तुमने सुना कि उसने हमें आत्मसमर्पण कराने के लिए क्या कहा? पहले गुंडे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हा हा हा, मैं हंसी से लोटपोट हो रहा हूँ। दूसरे गुंडे ने भी तिरस्कार से कहा। दूसरी तरफ केवल एक ही व्यक्ति था, हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। लूट की बात तो छोड़ो, चाकू तक नहीं मिला, बस खाली हाथ 5 का सामना करना। मजाक, चाकू मारने वाले बेवकूफ़ से निपटना आसान नहीं है। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से घुटने टेक दो और रास्ते से हट जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी। सही कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम्हें लगता है कि चेहरा ढककर तुम सुपरमैन बन जाओगे? अब भी सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनना चाहते हो? तुम्हें सच में जीना मरना नहीं आता? तुम तो देखते भी नहीं कि अभी क्या हो रहा है। गुंडों ने ताना मारा, राघव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तिरस्कार से कहा। दूसरी तरफ केवल एक ही व्यक्ति था, हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। लूट की बात तो छोड़ो, चाकू तक नहीं मिला, बस खाली हाथ 5 का सामना करना। मजाक, चाकू मारने वाले बेवकूफ़ से निपटना आसान नहीं है। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से घुटने टेक दो और रास्ते से हट जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी। सही कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम्हें लगता है कि चेहरा ढककर तुम सुपरमैन बन जाओगे? अब भी सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनना चाहते हो? तुम्हें सच में जीना मरना नहीं आता? तुम तो देखते भी नहीं कि अभी क्या हो रहा है।
गुंडों ने ताना मारा, राघव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अध्याय 153 सुपर 5 हेयर स्पेशल इफेक्ट्स। क्या तुम अब भी उस सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनना चाहते हो? तुम्हें सच में जीना मरना नहीं आता? तुम तो देख भी नहीं रहे कि अभी क्या हो रहा है। गुंडों ने ताना मारा, राघव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ चाहत बेहद उत्साहित थी, क्योंकि इस नकाबपोश आदमी की छवि उसके सामने कई बार आ चुकी थी। हर बार वह उसके सबसे खतरनाक समय में प्रकट होकर उसे बचा लेता था। उसे तो शक था कि यही उसकी जिंदगी का फरिश्ता है। वाकई, जब वह फिर से खतरे में थी तो वही दूसरा आदमी फिर से प्रकट हुआ। लेकिन ये कौन है? चाहत बहुत उलझन में थी। उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरा आदमी बहुत जाना पहचाना है। हालांकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आकृति और स्वभाव ने उसे एक अजीब सी परिचितता का एहसास दिलाया। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके बगल में कौन था। ये दृश्य देखकर जया ने भी अपनी सांस रोक ली। उसने मुट्ठी भींचकर धीमी आवाज में कहा, जी हाँ, बहुत अच्छा, डटे रहो। जल्दबाजी मत करो। जब गुंडे बाहर आएंगे तो स्नाइपर उन सभी पर गोली चला सकते हैं। जया सिंह इतनी उत्तेजित थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी बाहर आया और उसने उन गुंडों का ध्यान भटका दिया। कम से कम अब चाहत सुरक्षित है। इसके अलावा अगर थोड़ी देर के लिए भी देरी हो जाती है तो वह हमले का आदेश दे पाएगी। हालांकि राघव को ऐसा नहीं लगा। देरी, वह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि बाकी पांचों के पास AK-47 थी, लेकिन वे उसके सामने खिलौनों जैसी लग रही थीं। इसलिए अगले ही पल उसने ताना मारते हुए कहा, क्या मैं घुटने टेककर माफी मांग लूं और फिर मुझे जाने दूं? तुम्हें तो पता ही नहीं कि जीना है या मरना है। अब जैसा तुमने कहा, तुम पांचों जल्दी से मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, बाहर निकलो और आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं, नहीं तो मुझे ऐसा करने के लिए दोष मत देना। क्या कहा? घुटने टेक दें? कई लोग चौंक गए और फिर हंसे। लड़के, लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। ऐसे में मुझे गोली मारकर तुम्हारा दिमाग साफ करने में कोई आपत्ति नहीं है। तीसरे भाई, करो, उसे गोली मारो। गैंगस्टर राकी ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक है बड़े भाई। थोड़ी देर बाद काले कपड़ों में एक बड़ा आदमी भयानक चेहरे के साथ बाहर आया। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लापरवाह होगे। अगर ऐसा है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके जाते समय मुझसे ठीक से निपट लेना। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपने हाथ में रखी AK-47 उठा ली। क्या? ये दृश्य देखकर आसपास की भीड़ फिर से चिल्ला उठी। जया सिंह ने ये दृश्य देखा और उसका चेहरा बेहद लाल हो गया। उसने पहले सोचा था कि दूसरा पक्ष उन गुंडों को कुछ देर के लिए रोकेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना उग्र होगा और उन गुंडों को उकसाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा दूरबीन से उसने देखा कि एक गुंडे ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने ही वाला था। दूसरे पक्ष के आने से इसे रोकना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि एक और व्यक्ति मारा जाएगा। वह बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन तभी उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखें फटी रह गईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। न सिर्फ वह, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद तीसरे गुंडे की आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें फटी रह गईं। वह कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि उसके हाथ में जो AK-47 थी वह असल में उसके विरोधी ने छीन ली थी। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष ने उसे मोड़कर U आकार में तोड़ दिया था। ये बंदूक अतुलनीय रूप से मजबूत है। क्या आपने कभी किसी को नंगे हाथों से बंदूक मोड़ते हुए सुना है? ये तो कमाल है। एक पल के लिए गुंडा रघु डर से कांप उठा और कुछ बोल नहीं पाया। गुंडा राकी, गुंडा राका और बाकी गुंडे भी बेहद हैरान थे। मैं बेवकूफ़ हूँ? दूसरे बच्चे, मैंने ये क्या देख लिया? इस बच्चे ने सच में बंदूक मोड़ दी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये बॉस नहीं है, मैंने भी देखा। अगर ये सपना होता तो ये कितना असली होता। कई गुंडों की आंखें फटी रह गईं। हालांकि चाहत भी बेहद हैरान था। बाकी लोग संदेह में थे। जब दूसरे पक्ष ने अपनी बंदूकें उठाईं तो वे सब सिर ढककर वहीं बैठ गए, उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। हालांकि काफी देर तक कोई गोलीबारी नहीं हुई, जिससे वे बेहद अचंभित रह गए। इसलिए हॉल में मौजूद लोगों ने इस समय ऊपर देखा। अगले ही पल उन्होंने भी एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने देखा कि एक गुंडे के हाथ में बंदूक पूरी तरह से मुड़ी हुई थी और उसका आकार U आकार के तार की नली जैसा था। ये कैसे किया तुमने? वो रहस्यमय आदमी कौन है? क्या वो अभी भी इंसान है? नहीं, क्या ये कोई फिल्म है? हो सकता है, शायद फिल्म इतनी यथार्थवादी थी कि हम भी डर गए। कई तरह की बहसें सुनाई दीं, लेकिन गुंडों के होंठों के कोने फड़क रहे थे। फिल्म बना रहे हो? अपनी बहन की फिल्म बना रहे हो? लाओजी असली डकैती है, ठीक है। अरे यार, दूसरे बच्चे, चलो उसे गोली मारो। रघु ने पागलों की तरह चिल्लाया। ये सुनकर गुंडे राकी ने बंदूक उठाए और बिना कुछ कहे उसे चलाने ही वाला था।
लेकिन तभी एक ठंडी रोशनी चमकी और फिर उसके हाथ में मौजूद AK-47 बीच से 2 टुकड़ों में बंट गई। तुरंत ही गैंगस्टर रॉकी हौंफने लगा, ये कैसा चाकू है, ये तो बहुत तेज है। क्या ये पल भर में बंदूक को 2 हिस्सों में काट सकता है? उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? इतने सालों तक गैंगस्टर रहने के बाद ये पहली बार है जब उसने ऐसी भयानक चीज़ देखी है। न सिर्फ गैंगस्टर रघु, गैंगस्टर राहु, गैंगस्टर राका और गैंगस्टर राकी, बल्कि उनके हाथों में मौजूद बंदूकें भी चाकू से 2 हिस्सों में कट गईं। राघव के हाथ में ठंडी रोशनी चमकी, ये एक खंजर था। उसने पहले भी इसी तरह के खंजर से सभी AK-47 तोड़े थे। वाह! आसपास की भीड़ चिल्लाई, ये स्टंट है, ये तो पक्का स्टंट है। ये 5 सेंट वाले स्टंट से कहीं बेहतर है। ये फिल्म इतनी असली लग रही है, इसका नाम क्या है? रिलीज होते ही मुझे इसे देखना है। मैं भी, लेकिन अगर मैं इसे देखने गया तो मैं सबको साथ में देखने के लिए कहूँगा। अगर तुमने ये फिल्म नहीं देखी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भीड़ रोमांचित थी, चाहत ने भौहें चढ़ा लीं। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए वह जानती थी कि यह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है। बस उसके सामने खड़ा नकाबपोश रहस्यमय आदमी इतना भयानक है कि वह मानवीय समझ से परे लगता है, इसीलिए ये सब इतना स्वप्न लग रहा है। गुंडे बेहद हैरान थे क्योंकि जिन हथियारों पर वे घमंड करते थे वे सीधे चकनाचूर हो गए थे। मैं बेवकूफ़ हूँ भाइयों, चलो मिलकर करते हैं। पहले इस बच्चे को मार डालो। गुंडा नंबर 1 सचमुच गुस्से में था। बंदूकों से वे बाहर पुलिस से लड़ सकते थे, लेकिन अब जब बंदूकें चली गई हैं तो इतने सारे पुलिस वालों से लड़ने के लिए उनके पास क्या है? इसलिए अब उन्हें पहले अपने सामने खड़े बच्चे को मारना होगा, फिर कुछ और लोगों का अपहरण करना होगा और बाकी साथियों से मिलना होगा। वाह! ये सुनकर 5 गुंडे एक साथ हरकत में आ गए। उनमें से कुछ ने दस्ताने पहन लिए और कुछ ने सीधे खंजर उठाकर राघव पर बेरहमी से वार कर दिया। काका! लेकिन राघव ने ठंडी सांस ली। उसने अपने हाथ अजगर के पंजों की तरह फैलाए, पलक झपकते ही दोनों गुंडों की बाहें पकड़ लीं और उन्हें जोर से तोड़ दिया। हड्डियां टूटने की आवाज़ आए और दोनों गुंडों की बाहें सीधे टूट गईं। अध्याय 154। एक चीख सुनाई दी और दोनों गुंडे दर्द से कराहते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए। वहीं दूसरी ओर राघव ने उन्हें एक एक करके लात मारकर उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उनकी छाती की सारी हड्डियां टूट गईं और इस समय तक उनकी लड़ने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। क्या यह इतना शक्तिशाली क्यों है? बचे हुए 3 गुंडे स्तब्ध रह गए। एक पल में ही उनके दोनों साथी अपाहिज हो गए। क्या ये कोई इंसान है? इस समय तीनों गुंडों ने डर से राघव की ओर देखा। गुंडा राहु और गुंडा रामू पल भर में नष्ट हो गए। अब मैदान में केवल गुंडे राका, राकी और रघु ही बचे हैं। उनमें से गुंडे राका और राकी ने 2 त्रिकोणीय सैन्य कांटे निकाले और ठंडी रोशनी से राघव के महत्वपूर्ण अंगों में चुभो दिए। धंग धंग। दूसरी ओर राघव ने अपने हाथ में मौजूद खंजर का हल्का सा इस्तेमाल करते हुए त्रिकोणीय कांटे के हमले को रोक दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथ के एक ही वार से उन दोनों की कलाई पर गहरा घाव कर दिया, जिससे खूब खून बहने लगा। तुरंत ही दोनों त्रिकोणीय कांटे भी जमीन पर गिर पड़े। पुम्बा! राघव की एक लात से 2 त्रिकोणीय कांटे गुंडे राका और राकी की जांघों में गेंद की तरह घुस गए। तुरंत ही दोनों ने हाथ जोड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। इस तरह का त्रिकोणीय कांटा बहुत भयानक होता है। साधारण खंजर और चाकू के विपरीत, एक बार मांस में घुस जाने पर इसे निकालते समय मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा बाहर आ जाता है। इसे बहुत दर्दनाक कहा जा सकता है। इसलिए गुंडे राका और राकी केवल पागलों की तरह चीखे, लेकिन उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। वाह! कितना भयानक! वाह! क्या मार्शल आर्ट है! ये तो चाइनीज कुंग फू है। माफ़ कीजिए, पहली बार इतनी नज़दीक से फिल्म देखना अमेरिकी ब्लॉकबस्टर से भी ज़्यादा रोमांचक है। आसपास के लोग उत्साह से मुट्ठी भींच रहे थे। अरे, हिलना मत! तभी गुंडे रघु ने अचानक एक काली पिस्तौल निकाली और अंधेरे छेद से सब पर निशाना साधा। बकवास बंद करो, हमें पता है ये फिल्म है और तुम्हें असली बंदूक चलाना नहीं आता। अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। उनमें से कुछ ने सीधे चिल्लाकर कहा। वे पहले डरे हुए थे और अब तो सचमुच बहुत परेशान थे। अब तो उनकी जान निकल ही रही थी। पेंग! लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, गुंडा रघु एक असली खूंखार अपराधी था। बिना कुछ कहे उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया और गोली की आवाज़ गूंज उठी और उनमें से एक चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। एक ग्राहक ने अपनी जांघ पकड़ ली और चीखने लगा। दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया था। आसपास के लोग भी दंग रह गए। क्या हो रहा है? क्या एक्स्ट्रा कलाकारों में भी असली एक्टर हैं? ये एक्टिंग तो बिल्कुल असली लग रही है। लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह व्यक्ति नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सचमुच दर्द हो रहा था। हे भगवान, किसी को सच में चोट लगी है। ये कौन है? फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए असली बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह! आप किस ग्रुप से हैं? मैं आपसे शिकायत करना चाहता हूँ।
आप असली बंदूक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अपने चाचा से शिकायत करो। गैंगस्टर रघु सचमुच गुस्से में था। वे असल में पेशेवर बदमाश थे और हर कोई उनसे डरता था। ये सब फिल्म में कैसे आ गया? पुम्बा, उसने 2 और गोलियां चलाईं जो छत पर लगी और गोली की भयानक आवाज ने सबको फिर से डरा दिया। इस पल सबको पता चल गया कि ये असली बंदूक है। वे लोग डर गए और कांपते हुए कोने में छिप गए। बाहर मौजूद पुलिस ने ये दृश्य देखकर फिर से घबरा गए, क्योंकि वे पहले से ही बहुत हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले कपड़ों वाला नया आदमी इतना खूंखार होगा कि वह आसानी से चारों गुंडों को ढेर कर देगा। ये देखकर वे खुशी से झूम उठे। जगदीश सिंह ने तो पुलिस को अंदर भेजने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन आधे रास्ते में ही वे रुक गए, क्योंकि पहले गुंडे ने फिर से अपनी पिस्तौल निकाल ली। धिक्कार है, यहाँ तक कि बंदूक भी है। जया सिंह का चेहरा गंभीर था। जब तक गुंडों के पास बंदूकें थीं, वे आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए ये पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़े, बल्कि कई ग्राहकों की सुरक्षा के लिए तुरंत तैनात हो गए। बैंक के अंदर गुंडे रघु ने राघव पर बंदूक तान दी और फिर से अपना खूंखार चेहरा बना लिया। इसे मारो, किस बात के लिए लड़ रहे हो? क्या तुम इतने अच्छे नहीं हो? ये कहते हुए वह पीछे हट गया। राघव से सुरक्षित दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में विरोधी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अब इतनी दूरी पर भी उसके हाथ में बंदूक है। अगर विरोधी कोई हरकत करे तो वह उसे एक ही गोली में मार सकता है। भाई, उसे मार डालो, उसे मार डालो, हमारा बदला लो। जमीन पर पड़े चीखते चिल्लाते चारों गुंडे ये दृश्य देखकर बेतहाशा चिल्ला उठे। भाई, उसके हाथ पैर तोड़ दो, मैं उसका मांस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मैं उसे आज ही खत्म कर दूंगा। वे इतने गुस्से में थे कि किसी ने भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की थी, चोट पहुंचाने की तो बात ही छोड़ो। हालांकि राघव ने ताना मारा, बंदूक अभी भी है, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं है। तुम्हारा रवैया अब बहुत खराब है और तुमने मुझे पहले ही उकसा दिया है। लगता है कि मैंने तुम्हें पहले जो सबक सिखाया था वह काफ़ी नहीं था। इतना घमंड मत करो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर गैंगस्टर रघु गोली चलाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने एक काली परछाई देखी जो बिजली की तरह तेजी से उसकी ओर आई। क्या ये कैसे मुमकिन है? गैंगस्टर नंबर 56 दंग रह गया। 10 मीटर की दूरी से दूसरा अचानक उसके पास कैसे आ गया? क्या ये कोई इंसान है? क्या ये कोई भूत है? इस समय गैंगस्टर रघु बुरी तरह डर गया था। वह अपने हाथ में पकड़ी बंदूक चलाना चाहता था, लेकिन पाया कि बंदूक अभी भी दूसरे के हाथ में है। काका, आ! अगले ही पल वह चीख पड़ा, क्योंकि उसकी कलाई सीधे टूट गई थी। मेरे हाथ पैर तोड़ोगे? राघव ने ताना मारा, फिर मुंह के लहराते हुए गैंगस्टर रघु के पैरों और हाथों पर वार किया। तुरंत ही गैंगस्टर रघु के चारों हाथ पैर टूट गए। मैं तुम्हें पहले इसका स्वाद चखाऊंगा, तुम्हारे हाथ पैर टूटने का स्वाद। गुंडा रामू जमीन पर गिर पड़ा, लगातार चीख रहा था। उसमें पलटवार करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। आसपास के लोग हक्का बक्का रह गए थे। चाहत भी बहुत उत्साहित थी, उसे पता था कि दूसरा पक्ष ठीक होगा। जल्दी अंदर जाओ और सबको सुरक्षित बाहर निकालो। इसी क्षण बाहर खड़ी जया सिंह ने भी आदेश दिया और तुरंत ही पुलिसकर्मी तेजी से हॉल में आ गए। चलो, उन यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि अभी आधा रास्ता ही बीता था कि आगे से कदमों की एक और तेज आवाज आई। तुरंत बाद काले कपड़ों में 4 बड़े आदमी बंदूकें और थैले लिए तेजी से बाहर आए। मैं बेवकूफ़ हूँ, ये क्या हो रहा है? हॉल का दृश्य देखकर काले कपड़ों में चारों आदमी दंग रह गए। पुलिस इतनी जल्दी अंदर क्यों आई? उनके साथियों का क्या हुआ? चारों ओर तलाशी लेने पर उन्हें पता चला कि उनके 5 साथी पूरी तरह से काबू में कर लिए गए हैं और सभी घायल हैं। प्रतिरोध का कोई निशान नहीं है। अध्याय 155 किला। मैं बेवकूफ़ हूँ, ये क्या हो रहा है? जल्दी करो। 4 बड़े काले आदमियों ने अपनी बंदूकें उठाईं, उनकी नालें काली थीं और उन्होंने आगे की ओर निशाना साधा। भाई राका, हमें बचाओ, भाई राका। क्या, यहाँ से दफा हो जाओ, हमें बाहर जाने दो, नहीं तो मैं इन्हें मिनटों में मार डालूंगा। पीठ पर बोरियां और हाथों में AK-47 लिए 4 बड़े काले कपड़े पहने आदमी ग्राहकों के सामने खड़े थे। रुको, जया सिंह ने आदेश दिया और तुरंत ही पुलिसकर्मी और चारों गुंडे आमने सामने आ गए। इस समय एक गुंडे ने ठंडे लहजे में कहा, हमारे लिए एक गाड़ी तैयार करो और हमें मत रोको, हमें सुरक्षित जाने दो, नहीं तो हम इन लोगों को मार डालेंगे। न केवल बाहर के यात्री बल्कि बैंक के कर्मचारी भी इन गुंडों के हाथ में थे। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम कर देता हूँ, जया ने जल्दी से कहा। आखिर वह एक पुलिसकर्मी है, वह वफादारी से काम नहीं कर सकती, उसे सबकी सुरक्षा की चिंता जरूर होगी। पुलिसकर्मी धीरे धीरे पीछे हट गए, रास्ता बनाते हुए। चारों गुंडों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जल्द ही वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक आकृति को रास्ता रोकते हुए देखा।
उस आकृति को देखकर चारों गुंडे दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा था कि यह उनका साथी है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि वह उनका साथी नहीं था, बल्कि दूसरा पक्ष भी काले कपड़े पहने हुए था और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? काले कपड़ों में उस रहस्यमय आदमी को देखकर चारों गुंडे भी भौहें चढ़ा बैठे। भाई राका, इसी ने हमें घायल किया है। ये पुलिस के साथ था। जमीन पर गिरे गुंडे इस क्षण बेतहाशा चिल्लाने लगे। उनमें से कुछ को उठाकर ले जाया गया और 2 को नहीं ले जाया गया, इसलिए बाकी बचे 2 बेतहाशा चिल्ला रहे थे। क्या पुलिस के साथ? और 5 लोगों को घायल किया? ये सुनकर काले वस्त्र पहने उस बड़े आदमी भाई राका का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा। यहाँ से चले जाओ, वरना गोली चलाने का दोष मुझ पर मत डालना। AK-47 राघव पर तान दी गई, लेकिन राघव हिलता भी नहीं था। धिक्कार है। ये दृश्य देखकर जया सिंह भी बेहद चिंतित हो गई और उसके बगल में खड़े पुलिसकर्मी भी थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। यह नया काला वस्त्रधारी आदमी वाकई अजीब है। हालांकि वह शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसने अभी समझौता नहीं किया तो मुझे डर है कि वे गुंडे बेकाबू हो जाएंगे। क्या बकवास है, उसे मार डालो, भाई राका ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और तुरंत एक गुंडे ने अपनी बंदूक उठा ली और गोली लाने के लिए तैयार हो गया। गुंजन, इस बार राघव ने जरा भी बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी जेब से 4 ताश के पत्ते निकाले और उन्हें आगे फेंक दिया। राघव के हाथों में मौजूद 4 साधारण ताश के पत्ते अचानक जानलेवा हथियारों में बदल गए। उनकी धार किसी तेज चाकू से भी ज्यादा भयानक थी। वे हवा में से गुजरते हुए चारों लोगों की कलाइयों पर जा लगे। 4 चीखें सुनाई दी और फिर काले कपड़ों में लिपटे चारों बड़े आदमी कांप उठे और उनके हाथों में मौजूद सभी बंदूकें जमीन पर गिर गईं। चारों चीखते हुए अपनी कलाइयां पकड़ लीं। ओह! आसपास के पुलिसकर्मी चौंक गए, लेकिन जया सिंह ने हाथ हिलाया। अचानक सभी आगे बढ़े और चारों बदमाशों को काबू में कर लिया। धिक्कार है, यह असंभव है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? चारों बदमाश घबराकर चिल्लाए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें 4 ताश के पत्तों से घायल कर सकता है। हालांकि उन्हें जवाब में ठंडी हथकड़ियां मिलीं। चारों लोगों को तुरंत ले जाया गया। जब बाकी पुलिसकर्मी युद्ध क्षेत्र की सफाई कर रहे थे, जया सिंह ने अपना सिर घुमाया और काले वस्त्रों में लिपटे उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछताछ करना चाहा। लेकिन उसने देखा कि दूसरा पक्ष गायब हो चुका था। वह व्यक्ति कहाँ है? जया सिंह ने पूछा। कौन? उसके बगल में खड़े पुलिसकर्मी ने संदेह से जवाब दिया। वही रहस्यमय काला वस्त्रधारी व्यक्ति है जो 4 ताश के पत्तों का इस्तेमाल करता है। क्या वह यही नहीं है? अरे, वह व्यक्ति कहाँ है? बाकी पुलिसकर्मी भी बहुत हैरान थे। दूसरा पक्ष अभी कुछ देर पहले तक यहीं था, फिर अचानक गायब कैसे हो गया? ये वाकई अजीब बात है। वह व्यक्ति बहुत ही अजीब और डरावना है। सही कहा, एक व्यक्ति ने 1 दर्जन से अधिक AK राइफलों से लैस बदमाशों का सामना किया और आसानी से हार गया। और उसे जरा भी चोट नहीं आई। क्या ये इंसानों ने किया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह भूत है? पुलिसकर्मियों की बातें सुनकर जया सिंह का माथा और भी सिकुड़ गया। पिछली लड़ाई के बाद से ही उसे पता था कि इस दुनिया में कुछ लोग आम लोगों की कल्पना और समझ से परे हैं। जाहिर है, काले कपड़ों वाला रहस्यमय आदमी भी उसी श्रेणी में आता होगा। अफसोस की बात है कि वह दूसरे पक्ष का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। बात करना तो दूर की बात है। ये सोचते हुए जया सिंह ने आह भरी, लेकिन जल्द ही वह आगे बढ़ी। अध्यक्ष राजवर्धन, आप ठीक हैं? क्या आप डॉक्टर को बुलाकर अपनी पूरी जांच करवाना चाहेंगे? जया चाहत के पास आकर गहरी आवाज में बोली। ठीक है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, बस इस बार थोड़ा डर लग गया है। चाहत ने अपना सिर हिलाया। वह सचमुच घायल नहीं हुई थी और अब वह काले कपड़ों वाले रहस्यमय आदमी की तलाश कर रही थी। अफसोस की बात है कि दूसरा पक्ष पूरी तरह गायब हो गया था। ठीक है, मैं किसी को तुम्हें वापस लाने के लिए भेजती हूँ। राघव अपार्टमेंट में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बेहतर होगा कि तुम पहले वापस जाकर उससे मिल लो। राघव, ये सुनकर चाहत का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही रहस्यमय व्यक्ति था? उसे यकीन नहीं था, यह असंभव था। हालांकि उस परिचित एहसास ने उसे बेहद उलझन में डाल दिया। कोई चारा नहीं था। वह पहले इस विचार को अपने दिल में ही दबा सकती थी और वह अब थक भी चुकी थी और बस वापस जाना चाहती थी। अच्छा है, तो मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। चाहत ने सिर हिलाया और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ बैंक से बाहर निकल गई। यूरोप में एक बहुत पुराना किला। ये किला बहुत पुराना लगता है और इसकी ऊंची धूसर दीवारें गहरे हरे रंग की लताओं से ढकी हुई हैं। इतनी लताएं थीं कि उन्होंने लगभग खिड़कियों को ढक लिया था। कुछ तो खिड़की के अंदर भी घुस गई थीं, जिससे थोड़ा उदास सा माहौल बन गया था। धुंधले से पुराने महल में विशाल गोल मेज के सामने कई लोग बैठे थे। इनमें अधेड़ और बूढ़े लोग शामिल थे और हर कोई बेहद प्रभावशाली था। उनकी आंखों में चमक थी। क्या आपको पता चला कि जमुना पार विला क्यों नष्ट हुआ?
इस समय एक चांदी जैसे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। लगभग जांच हो चुकी है, उनमें से काले फ्रेम वाले चश्मे पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने उत्तर दिया। पूरे विला में मौजूद 232 लोग, जिनमें रहस्यमय स्तर के गुरु, 3 जमीनी स्तर के गुरु और मास्टर कियान शामिल थे, सभी मारे गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। हमारी जांच के अनुसार फाल्कन और उसके किर्त ने ही अंतिम वार किया होगा। फाल्कन, ये नाम सुनते ही महल की हवा थोड़ी जम गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी हम पर हमला करने की हिम्मत करेगा, ये वाकई बहुत दुस्साहस है। इसी क्षण एक सुनहरे बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नीली आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं, जिनमें एक ठंडी रोशनी झलक रही थी। फाल्कन और यह किर्त 1-2 दिन से हमारे दुश्मन बने हुए हैं। लगता है अब हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे छुटकारा पाना होगा। अध्याय 156। भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सहमत हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कई अन्य लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की। हालांकि चांदी जैसे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मामला उतना सरल नहीं है जितना तुमने सोचा था। उसने आगे पूछा, ये फाल्कन कितने पृथ्वी स्तरीय मास्टर्स को लाया है? ऐसा लगता है कि उसके अलावा कोई पृथ्वी स्तरीय मास्टर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआन रैंक के शीर्ष स्तरीय मास्टर हैं। क्या केवल वही एक पृथ्वी स्तरीय मास्टर पूरे विला को नष्ट कर सकता है? यह असंभव है। अन्य लोग भी अविश्वास से देखने लगे। तुम्हारी जानकारी गलत है, तुम्हें पृथ्वी स्तरीय मास्टर्स की भयावहता का पता होना चाहिए। फाल्कन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह 1000 स्तरीय मास्टर सहित 4 पृथ्वी स्तरीय मास्टर्स को कैसे मार सकता है? काले चश्मे वाले बीच में खड़े व्यक्ति ने अपना पसीना पोंछा और फिर गहरी आवाज में कहा, फाल्कन की शक्ति हमारी कल्पना से परे है, वह बहुत शक्तिशाली है। पृथ्वी स्तर के गुरुओं को भी स्तरों में बांटा जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह आदमी किस स्तर तक पहुंचा है। किसी ने फिर कहा, बेहतर होगा चलो किसी स्वर्ग स्तर के गुरु को भेजते हैं। एक स्वर्ग स्तर का गुरु फाल्कन और उनके कायनात टावर को नष्ट कर सकता है। यही तो समस्या है। अगर फाल्कन दूसरे देशों में होता तो हम कर सकते थे, लेकिन यह आदमी तो भारत में ही बैठा है और बाहर नहीं निकल रहा। हम स्वर्ग स्तर के गुरुओं को लड़ने के लिए भेज ही नहीं सकते। चांदी जैसे बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया। क्यों? क्या उस किंवदंती की वजह से? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या भारत सच में इतना भयानक है? महल में कई लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें उस किंवदंती पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। किंवदंती कहती है कि भारत बहुत रहस्यमय है। दूसरे देशों के स्वर्ग स्तर के गुरुओं को आमतौर पर भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती, अन्यथा तबाही मच जाएगी। इस तरह की अफवाह लंबे समय से चली आ रही है और महल में इन लोगों ने भी इसे सुना है, लेकिन उन्होंने इसे कभी देखा नहीं है। लेकिन इस समय सामने खड़े चांदी जैसे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये किंवदंती सच है, आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस घटना के कारण मैंने इसे पहले स्वयं अनुभव किया है। उस समय मैं अभी अभी स्वर्गिक गुरु बना था, इसलिए मैं उत्साह में सीधे भारत में प्रवेश कर गया और अपने पूर्व शत्रुओं में से एक को मारने की तैयारी कर रहा था। हालांकि मेरी मुलाकात शत्रु से नहीं हुई, बल्कि 2 रहस्यमय भारतीय लोगों से हुई। उन 2 भारतीय लोगों ने मुझे जल्दी चले जाने की चेतावनी दी थी। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनका विरोध किया और अंत में उन्होंने मुझे एक ही मुक्के से हरा दिया। तब से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और मैंने फिर कभी भारतीय जाने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा भी कुछ है? ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस बूढ़े आदमी का ऐसा अतीत भी होगा। लेकिन उन्हें और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि किसी ने उस बूढ़े आदमी को एक ही मुक्के से आसानी से हरा दिया। यह अविश्वसनीय है। ये बूढ़ा आदमी स्वर्ग का स्वामी है और उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। लेकिन अगर कोई स्वर्ग के स्वामी को एक ही मुक्के से हरा सकता है तो वह किस स्तर पर होगा, वे कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोचते ही भारत पर हमला करने वाले कुछ लोग पसीने से तरबतर हो गए। फिर भी किसी ने अनिच्छा से कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फाल्कन को यूं ही छोड़ देना चाहिए? बेशक उसे जाने देना असंभव है। ये फाल्कन और उसका किर्त हमेशा से हमारे स्काईनेट संगठन के खिलाफ रहे हैं। कहा जा सकता है कि हमारे बीच जल्द ही या देर से युद्ध होना ही है। बात बस इतनी है कि हम अभी उसे मारने के लिए दिव्य गुरुओं को नहीं भेज सकते। बेशक अगर वह भारत छोड़कर चला गया तो बात अलग है। साथ ही इस फाल्कन की जांच के लिए दूसरे लोगों को भेजो और उसके सारे कारनामों का पता लगाओ। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इस फाल्कन में कोई कमी नहीं है। चांदी जैसे बालों वाले बूढ़े की आवाज महल में गूंजी। दूसरी तरफ भारत जमुना पार शहर। चाहत विला लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक आदमी ने उसे गले लगा लिया। वाह पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बहुत खूब, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जब वह बोल रहा था उसके बड़े हाथ बेकाबू होने लगे।
चाहत चौंक गई, लेकिन जब उसने राघव की आवाज़ सुनी तो वह शांत हो गई। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा लाल हो गया। अरे यार, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चाहत ने संघर्ष किया और फिर राघव को धक्का देकर दूर कर दिया। लेकिन राघव ने कुछ असंतुष्टि के साथ कहा, क्या बात है मेरी पत्नी, त्योहार के बाद जीवन भर क्या हम जश्न नहीं मनाएंगे? बधाई हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। चाहत ने आह भरी। सचमुच आज जो हुआ वह चौंकाने वाला था। वह एक छोटी बच्ची इसे कैसे सहन कर सकती थी? शारीरिक और मानसिक रूप से पहले ही थक चुकी थी। ठीक है, आओ पत्नी बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लाता हूँ। थोड़ी देर में राघव एक कप चाय लेकर बाहर आया। प्रिय, मैं तुम्हें मालिश करूँ? मालिश मालिश? चिंता मत करो, मेरी तकनीक बहुत अच्छी है। ठीक है। चाहत ने सिर हिलाया लेकिन मना नहीं किया। आखिरकार उसने पहले भी राघव की मालिश और मालिश तकनीकों का अनुभव किया था और इसका उपचारात्मक प्रभाव वास्तव में अच्छा था। चाहत की अनुमति से राघव हंसा, फिर उसके पीछे आया और अपने दोनों बड़े हाथों को आपस में रगड़ा। थोड़ी ही देर में उसकी हथेली में गर्मी की लहर दौड़ गई। फिर उसने चाहत की मालिश की। चाहत को पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ और उसका तनावग्रस्त दिल भी शांत हो गया। फिर उसने चाय की एक घूंट ली और दोबारा पूछा, अच्छा, आप इतने समय से विला में ही रह रहे हैं और कहीं बाहर नहीं गए? क्या आप बैंक नहीं गए थे? नहीं, मेरी पत्नी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? राघव ने पूछा। कुछ नहीं। चाहत ने अपना सिर हिलाया लेकिन मन ही मन बुदबुदाई, क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? नहीं, अगली बार जब तुम उस नकाबपोश हीरो से मिलो तो उसका नकाब जरूर उतार देना। मालिश के बाद चाहत काम पर नहीं गई, बल्कि विला में राघव के साथ कुछ फिल्में देखीं। उसके बाद राघव ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। एक डरावना दिन बीत गया। अगले कुछ दिनों में फिर से शांति छा गई। ये किसी झील की तरह एकदम शांत था। उस दिन राघव दफ्तर में आराम से चाय पी रहे थे और उनके मुंह में सिगरेट थी। तभी अचानक दफ्तर का दरवाजा खटखटाया गया। विवेक जल्दी से दौड़ते हुए आए। भाई सिंघानिया, आपको कुछ काम निपटाना है। मैंने कहा, विवेक, तुम तो बड़े बड़े काम करने वाले इंसान हो, फिर भी इतने परेशान क्यों हो? जानते हो, जब कुछ होता है तो शांत रहना जरूरी होता है। शांत रहने पर ही काम हो पाता है। राघव ने सिगरेट पीते हुए हल्के से कहा, भाई सिंघानिया, आपकी कही सारी बातें मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। विवेक ने दांत पीसते हुए कहा, जाहिर है उन्हें कोई बहुत परेशान करने वाली बात हुई थी। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया? बताओ और सुनो। चिंता मत करो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। अध्याय 157। बहुत घमंडी। बस यही बात है। भाई सिंघानिया, आपने हाल ही में कुछ नए नियम बनाए और उन्हें लागू किया। लेकिन लागू होने के 2 दिन के भीतर ही कुछ लोगों ने खुलेआम इसका विरोध किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब सेक्शन चीफ सिंघानिया यहाँ थे तब वे ऐसे नहीं थे और उन्होंने पहले जैसा व्यवहार करने को कहा। मैं बेवकूफ़ हूँ, ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? ये सुनकर राघव भी खुश नहीं थे। नियम उन्होंने खुद बनाए थे और लागू होने के कुछ ही दिनों में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। लगता है कि अगर वे खुद कुछ नहीं करेंगे तो वे सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना घमंडी कौन है? उसे यहाँ मेरे पास लाओ, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसे पता चले कि भाई राघव के नियमों का पालन करना जरूरी है। राघव ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि विवेक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, भाई राघव, मैं सच में इस व्यक्ति को साथ नहीं ला सकता, मुझे आपसे ही यह काम करवाना होगा। अरे बाप रे, इतना अगडू कौन है? मुझे खुद बाहर भेजना ही पड़ेगा। राघव ने कहा, ये कौन है इतना घमंडी, मुझसे भी ज्यादा अगडू? ये आदमी वाकई कुछ अलग है। ये बिक्री विभाग का मैनेजर है। कहा जा सकता है कि कंपनी में उसका रुतबा कम नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, ये महेश सिंह का छोटा भाई रमेश सिंह है। महेश ताओवाद में बहुत मशहूर है। आमतौर पर कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। महेश, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने शुयुए पैराडाइज में पीटा था? राघव ने ताना मारा, उन लोगों में कितना घमंड है, वो उन्हें एक हाथ से ही हरा सकता है। जाओ जाओ और हुआंगशान स्वॉर्ड को सबक सिखाओ और उसे बता दो कि इस इलाके का मालिक कौन है। ये सुनकर विवेक भी जोश में आ गया। वाह, भाई राघव के साथ ये तो दुनिया में अजेय हो जाएगा। जब राघव लॉबी में आया तो उसने देखा कि एक बहुत ही घमंडी युवक आसपास के सुरक्षा गार्डों को डांट रहा है। उसका रवैया हद से ज्यादा खराब था, संजय से भी ज्यादा। धिक्कार है, ये लड़का कितना बेवकूफ़ है। मेरे लोगों को डांटने की हिम्मत कैसे हुई? ये दृश्य देखकर राघव का चेहरा उतर गया। सुरक्षा गार्ड उसके अधीन हैं और ये गार्ड उसके छोटे भाई जैसे हैं। और अब कोई उसके छोटे भाई को सबक सिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? ये तो बर्दाश्त से बाहर है। बगल में विवेक ने भी दांत पीसते हुए कहा, भाई राघव, क्या आपने देखा है कि वह लड़का कितना घमंडी है? मेरे भाई महेश पर निर्भर होने के कारण उसे आम दिनों में कोई हिचक नहीं होती।
उसे आज बता दो कि महेश और रमेश मेरे सामने काम नहीं करते। राघव ने ठंडी सी आवाज निकाली। फिर वह आगे बढ़ा और विवेक ने तो यहाँ तक चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो भाई, राघव यहाँ है। ये सुनकर आगे तैनात प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों ने एक एक करके सिर उठाया। राघव को आते देख वे सब बहुत उत्साहित हो गए। सूट पहने घमंडी युवक ने सिर ऊंचा करके राघव को नीचा दिखाया। तुम कौन हो, मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? ये हमारा भाई राघव है, सुरक्षा विभाग का प्रमुख। तुम्हारा ये रवैया कैसा है? विवेक का सब्र टूट गया। वह खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं तो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ, मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बिक्री विभाग का प्रबंधक हूँ। कंपनी का सारा पैसा हमारे बिक्री विभाग से ही आता है। रमेश इतना घमंडी था कि उसने राघव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। राघव शांत था, उसके चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह बेहद शांत था, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे आदमी का उसके सामने कोई महत्व नहीं था और वह गुस्सा नहीं कर सकता था। अगले ही पल उसने हल्के से कहा, मैनेजर सिंह है ना? आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं और अगर आप अपनी कमाई के लायक नहीं हैं तो यहाँ मेरे अधीनस्थों से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? भाई राघव, वह देर से आए और नियमों का पालन नहीं किया। इस समय कई सुरक्षा गार्डों ने कहा। ये सुनकर रमेश ने ताना मारा, अगर मैं देर से आऊं तो क्या होगा? अगर मैं एक दिन भी न आऊं तो क्या आप मेरा ध्यान रखेंगे? फिर भी शर्त, ये कैसा नियम तोड़ना है? नियमों में सावधानीपूर्वक बदलाव किया गया है। मुझे लगता है कि पिछले नियम बहुत अच्छे थे, उन्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमेश बहुत घमंडी था। फिर उसने राघव की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, मुझे इस मामले की ज़्यादा परवाह नहीं है। जब तक आप अपने अधीनस्थों को लाकर मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं तब तक ठीक रहेगा। माफ़ी? ये सुनकर राघव मुस्कुराया। यह उनकी गलती नहीं है, ये दूसरे पक्ष की गलती है। लेकिन अब दूसरा पक्ष वास्तव में उनसे सामूहिक रूप से माफ़ी मांगने को कह रहा है। ये तो सचमुच अराजकता है। उसने घमंडी लोगों को तो देखा था, लेकिन इतना घमंडी कभी नहीं देखा था। हॉल में मौजूद दूसरे सहकर्मी भी बातें करने लगे। अरे, मैनेजर सिंह का रुतबा बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि सेक्शन चीफ राघव के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। सेक्शन चीफ राघव भले ही सेक्शन चीफ हैं, लेकिन मैनेजर सिंह के सामने वो बिल्कुल भी दयनीय नहीं हैं। उनकी बात छोड़ो, पूरा सुरक्षा विभाग भी निगरानी के लिए काफ़ी नहीं है। अंदाज़ा है कि कंपनी में बहुत कम लोग रमेश से पंगा लेने की हिम्मत करते होंगे। हालांकि राघव ने हल्के से कहा, मैनेजर सिंह, मुझे लगता है कि आपने गलती की है। मुझे लगता है कि हमें नहीं, बल्कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सच है कि आप देर से आए हैं, इसलिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए। अब आप खुलेआम मेरे बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का माफ़ी न मांगना अनुचित है। मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रमेश ने व्यंग्य किया। उसे अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कौन है? वह बिक्री विभाग का प्रबंधक है और उसका भाई महेश है, जो ताओ में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। कौन हिम्मत करता है उसे उकसाने की? यहाँ तक कि कोई साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी का भी उसे देखकर अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब सुरक्षा विभाग का एक छोटा सा उप प्रमुख उस पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है और उसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करता है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या करूं। नहीं नहीं, राघव ने सिर हिलाया और आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बल्कि मेरे अधीनस्थों और कंपनी से माफ़ी मांगो। लड़के, मुझे लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। सीईओ को भी मेरे बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है, तो तुम जैसे छोटे प्रबंधक की क्या बात है? राघव ने ठंडी सांस ली। चलो, इसे नीचे उतारो, मैं इसकी शिक्षा को और मजबूत करूंगा। राघव के हाथ के इशारे पर उसके नीचे तैनात सुरक्षा गार्ड तुरंत रमेश की ओर बढ़ा। क्या कर रहे हो? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो? यहीं खड़े रहो, देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। रमेश पागलों की तरह दहाड़ा। आसपास के सहकर्मी भी ये दृश्य देखकर दंग रह गए। पहले तो उन्हें लगा था कि राघव और रमेश के बीच हुई टक्कर राघव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगी और शायद उसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव इतना ताकतवर होगा कि उसने रमेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या उसे नहीं पता था कि रमेश सिंह का एक बड़ा भाई है जिसका नाम महेश सिंह है? रमेश ने ठंडे लहजे में कहा, लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और मेरा भाई कौन है? सुनो, मेरा भाई महेश है। मुझे पता है कि तुम यहाँ कुछ ही दिनों से हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे मातहतों ने मेरे भाई का नाम सुना होगा। वह एक जाना माना आदमी है, उसने मुझे उकसाया है और वह तुम्हें पल भर में मार डालेगा। अध्याय 158 घुटने टेक 2। मेरा भाई एक जाना माना आदमी है, उसने मुझे उकसाया है और वह तुम्हें पल भर में मार डालेगा। सचमुच? ये सुनकर सभी सुरक्षा गार्ड डर के मारे अपनी जगह पर रुक गए। जाहिर है वे जानते थे कि महेश मौजूद है।
ये दृश्य देखकर रमेश मुस्कुराया। देखो लड़के, तुम्हारे माथा मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर रहे, लेकिन तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। मैंने अब अपना मन बदल लिया है और मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। रमेश ने राघव को भयंकर भाव से देखा। बस जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने भी सिर हिलाया और आह भरी। वे जानते थे कि रमेश सचमुच गुस्से में था। ये राघव अभी बहुत छोटा है, हालांकि वह जल्द ही उपप्रमुख बन जाएगा, लेकिन रमेश के सामने वह अभी भी उतना अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने महेश का नाम कभी नहीं सुना, इसलिए उसने पहले गलत फैसला लिया। घुटने टेककर प्रणाम करो, ये चेहरा शर्मनाक होगा। हालांकि पुस्तक नगरी में राघव बहुत शांत दिख रहा था और बगल में विवेक भी ताना मार रहा था। वह राघव की ताकत जानता था। शुयुए पैराडाइज में महेश ने 5 नंबर 60 लोगों का नेतृत्व किया था, लेकिन राघव ने उन सभी को मिनटों में हरा दिया था। इसलिए महेश पुस्तक नगरी के सामने एक चींटी के समान है, और उसके सामने ये रमेश इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं कि जीना है या मरना है। इसलिए इस समय विवेक रमेश को नाटक देखते हुए देख रहा था। मैंने कहा था कि तुम सच में मरना चाहते हो। हमारे भाई राघव को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवेक ने ताना मारा। तुम्हारा भाई महेश तो हमारे भाई राघव को अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं करता। तुम हमारे भाई राघव को अपमानित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लगता है आज तुम्हें जाने देने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों नाटक कर रहे हो? मेरा भाई उसे अपमानित करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? ये तो मेरे भाई को जानता तक नहीं, मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? रमेश ने पूरी तरह अविश्वास से ताना मारा। राघव ने बेसब्री से हाथ हिलाते हुए कहा, इधर आओ, इसे मेरे पास वापस ले जाओ और इसे अच्छे से सबक सिखाओ। जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। राघव के ऐसा कहते ही वे सुरक्षा गार्ड डरपोक नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर से वही हरकत करने का फैसला किया। रमेश सचमुच डर गया। वह पागलों की तरह चिल्लाया, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं विवेक ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारा भाई बहुत शरारती है? अगर हिम्मत है तो उसे बुलाओ, देखते हैं अगर तुम हमारे भाई राघव के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो। ये सुनकर रमेश की तो बात ही छोड़िए, आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? राघव और बाकी लोगों ने महेश पर चिल्लाने की हिम्मत की। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? रमेश ने तो ठंडी सांस लेते हुए कहा, रुको, मैं अभी अपने भाई को फ़ोन करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके सामने भी तुम अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हो या नहीं। इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन डायल किया। भाई, मैं हूँ, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वे तुम्हारा नाम नहीं लेते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और उसे सबक सिखाओ। ठीक है, रमेश ने जल्दी से कहा और फिर गुस्से से बोला, लड़के, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें फ़ोन उठाने के लिए कहा है। जब तक तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मर चुके हो। ये धमकी सुनकर राघव टस से मज नहीं हुआ। बगल में विवेक ने 2 बार ताना मारा, फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ा और राघव को थमा दिया। राघव ने धीरे से फ़ोन उठाया और पूछा, क्या यह महेश है? मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे फांसी पर लटका रहे हो? क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरा नाम लेने की? भाई महेश, क्या तुम्हें पता है? फ़ोन से महेश की बेहद घमंडी आवाज़ आई। हालांकि राघव ने गहरी आवाज़ में कहा, क्यों शुयुए स्वर की बात इतनी जल्दी भूल गए? लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था वह काफ़ी नहीं था। धड़ाम, फ़ोन पर कुछ फेंके जाने की आवाज़ आई। जाहिर है महेश सीधे घुटनों के बल बैठ गया था। काफ़ी देर तक महेश चुप रहा। क्या आप वही रहस्यमय गुरु हैं? भाई, आपका नाम क्या है? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम राघव सिंघानिया है, आप मुझे भाई राघव कह सकते हैं। इतना कहकर राघव ने हैंड्स फ्री बटन दबाया और बाहरी आवाज़ चालू कर दी। भाई राघव, महेश ने जल्दी से चिल्लाया। भाई राघव, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं तो मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा से बेहद घमंडी और दबंग रहने वाला महेश इतना विनम्र हो जाएगा। रमेश तो और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके बड़े भाई का रवैया इस तरह कैसे बदल सकता है। ये तो सामान्य ज्ञान के विपरीत है। इसलिए अगले ही पल उसने जल्दी से कहा, भाई क्या बात है? इस लड़के ने मुझे तंग किया, आपने उसे मेरे लिए रोक दिया। अपने चाचा को रोक दो। फ़ोन के दूसरी तरफ महेश गुस्से से उबल रहा था और वह तुरंत समझ गया कि उसके छोटे भाई का भाई राघव से झगड़ा हुआ है। इसलिए वह पागलों की तरह चिल्लाया, क्या बकवास है लड़के, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? बाहर जाते समय संभल कर रहना चाहिए। क्या तुम फिर से अकड़ दिखा रहे हो? जल्दी करो और भाई राघव से माफ़ी मांगो, वरना वापस आते ही मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। भाई, मैं रमेश अभी भी बहस करना चाहता था, लेकिन महेश की आवाज़ फिर से आई, जिसमें जान से मारने की मंशा झलक रही थी। तुम मरना चाहते हो? मेरी बात सुनते तक नहीं। छी,
ये सुनकर रमेश तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वह अपने बड़े भाई को अच्छी तरह जानता है, वह ताओ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। लेकिन अब उसका बड़ा भाई उसे भाई फैजल कह रहा है, जो दर्शाता है कि उसके सामने खड़े युवक का रुतबा और ताकत उसकी कल्पना से परे है। यह इतना आसान नहीं है जितना ऊपर से दिखता है, सिर्फ सुरक्षा प्रमुख का मामला है। ये सोचकर रमेश के पसीने छूट गए। उसने इतने रहस्यमय व्यक्ति के साथ अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे की? उसे सच में नहीं पता था कि वह जिएगा या मरेगा। इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई राघव, मैंने आपको नाराज कर दिया क्योंकि मुझे ताइशान का ज्ञान नहीं है। धिक्कार है मुझ पर। बोलते ही उसने अपने दोनों मुंह पर थप्पड़ मारा। नए नियम के बारे में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। भाई राघव, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं फिर कभी नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इस समय विवेक को छोड़कर आसपास के सभी सुरक्षा गार्ड और दूर खड़े सहकर्मी हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एक बेहद घमंडी रमेश ने आखिरकार माफी मांग ली। क्या आपने नहीं देखा कि वह जमीन पर घुटने टेककर कुत्ते की तरह व्यवहार करने वाला था? सेक्शन चीफ राघव कौन है? वह तो रमेश की तरह घुटने टेक रहा है। खूब चर्चा हुई और वे सुरक्षा गार्ड बेहद उत्साहित थे। अरे बाप रे, क्या यही हमारा बॉस है? वह वाकई इतना दबंग है। भविष्य में ऐसे बॉस के पीछे रहकर लगता है मैं जरूर तरक्की करूंगा। इस समय सभी सुरक्षा गार्ड उत्साह से राघव को देख रहे थे। वे महिला सहकर्मी पागलों की तरह चिल्ला रही थीं, छेड़छाड़ कर रही थीं, घूर रही थीं और जल्दी जल्दी नजरें घुमा रही थीं। अध्याय 159। पृष्ठभूमि सरल नहीं है। राघव अपने आसपास के लोगों की ईर्ष्यालु और प्रशंसा भरी निगाहों से बहुत संतुष्ट था। उसने सिर हिलाया और फोन वापस रख दिया। एक इंसान होने के नाते शांत रहो और घमंडी मत बनो। हम सब सहकर्मी हैं, इसलिए भविष्य में ऐसा व्यवहार मत करना। जी हाँ, भाई सिंघानिया ने मुझे सिखाया है कि मैं भविष्य में शांत रहूंगा। रमेश सिंह ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे किसी को तुम्हें वापस ले जाकर अच्छी तरह से सिखाने के लिए भेजना होगा। राघव ने फिर कहा, तुम्हें नए नियम सिखाने में मदद करूंगा। भाई सिंघानिया, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा और नए नियम सीखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ये कहते हुए रमेश सिंह कुछ सुरक्षा गार्डों के पास जल्दी से गया। भाई, मुझे ले चलो। कई सुरक्षा गार्डों के होंठों के कोने फड़क उठे। जो जानते थे वे दूसरे पक्ष को अध्ययन और शिक्षा के लिए भेज रहे थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वे सोच रहे थे कि वे दूसरे पक्ष को महान तलवार में आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा गार्ड रमेश को लेकर जल्दी से चले गए। दूसरी तरफ शुयुए पैराडाइज में एक आलीशान निजी कमरे में महेश ने फोन काट दिया और उसका चेहरा उदास हो गया। पहले तो वह घुटने टेक रहा था, लेकिन राघव के लिए उसने अब भी दांत पीस रखे थे, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने उसे और उसके सभी छोटे भाइयों को हरा दिया था। लेकिन प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह प्रतिद्वंद्वी के सामने घमंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वह इस बात को पचा नहीं पाया, इसलिए उसने फिर से फोन उठाया और दूसरा नंबर डायल किया। हेलो मास्टर चौहान, मैं महेश सिंह हूँ। इस समय महेश ने एक बार फिर चापलूसी भरा चेहरा बनाया। बात यह है कि मेरे छोटे भाई को कंपनी में कुछ परेशानी हो गई थी और सुरक्षा विभाग के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। मुझे लगता है कि उसे बचाना बेहतर होगा, नहीं तो अगर सुरक्षा विभाग जांच जारी रखता है तो मुझे डर है कि पहले वाला मामला फिर से सामने आ जाएगा। उस समय यह हमारी योजना के लिए अच्छा नहीं होगा। फोन पर एक युवा की आवाज थी। सुरक्षा विभाग? क्या मुझे इतने छोटे से मामले में दखल देना जरूरी है? क्या आपका महेश कोई मामूली आदमी नहीं है? आप खुद ही कर लीजिए। युवा स्वामी चौहान, मैं सचमुच इस मामले को नहीं संभाल सकता। एक आदमी बहुत ताकतवर है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या सच में ऐसा कोई है? फोन के दूसरी तरफ से थोड़ी हैरानी हुई। लगता है वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। वाकई ये शिखर कंपनी कुछ असामान्य है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको इस मामले में आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भेज दूंगा। लेकिन क्या ये काम करेगा? महेश अभी भी थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसने राघव की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। साथ ही ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के संजय के साथ अच्छे संबंध हैं। चिंता मत करो, कमल की ताकत का क्या? और अगर उसके संजय के साथ अच्छे संबंध हैं भी तो भी कोई फायदा नहीं। यह मत भूलो, सिन्हा परिवार हमसे ऊपर है। सिन्हा परिवार? वह तो यशंगा का खौफनाक परिवार है। तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की ताकत सिन्हा परिवार का मुकाबला कर सकती है? सेन परिवार? ये तो हास्यास्पद है। जल्द ही फोन कट गया। महेश ने राहत की सांस ली और फिर व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाई। दूसरी तरफ राघव और अन्य लोग रमेश को नीचे ले गए। हालांकि पूछताछ विवेक और अन्य लोगों पर छोड़ दी गई, जबकि राघव चाहत के कार्यालय की ओर चल पड़ा। उसने अभी भी दरवाजा खटखटाने की आदत नहीं अपनाई थी, बल्कि उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। हालांकि उसकी हरकतें बहुत हल्की थीं और कोई हलचल नहीं हुई।
इसलिए जब वह अंदर आया तो चाहत दस्तावेजों को देख रहा था। राघव एक सिवेट बिल्ली की तरह फुर्तीला था, मानो अपने पैरों के नीचे रुई पर चल रहा हो, बिना कोई आवाज़ किए। वह चाहत के पीछे पीछे चल रहा था, ये देखने के लिए कि उसकी प्यारी पत्नी क्या कर रही है। उसने देखा कि चाहत इस समय एक दस्तावेज देख रही थी, लेकिन वह हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि किसी और अजीब भाषा में था। राघव ने उस पर 2 नज़र डाली, फिर उसकी रुचि खत्म हो गई। इसलिए उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। जाहिर है सबसे पहले उसकी नज़र चाहत की गर्दन पर पड़ी। इस स्थिति से चाहत की गर्दन सचमुच कमल की जड़ जैसी सुंदर लग रही थी। लेकिन चाहत को अपनी गर्दन में कुछ असामान्य सा महसूस हुआ, जैसे कोई गर्म सांस उसकी ओर आ रही हो। उसे अपनी गर्दन पर खुजली महसूस हुई, इसलिए उसने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसका हाथ पीछे हटा और किसी चीज़ को छुआ, वह तुरंत चीख पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि वह एक इंसान था। कोई सचमुच उसके दफ्तर में आया था, और किसी को पता चले बिना वह उसके पीछे आ गया। ये वाकई भयानक है। क्या कोई हत्यारा है जो उसे मारना चाहता है? आप जानते हैं, उसने कई हत्याओं का सामना किया है, और पहले के वे गुरु भी बहुत शक्तिशाली थे। शायद इस बार भी कोई ऐसा ही गुरु हो। इसलिए अगले ही पल चाहत ने सीधे अपने हाथ में कलम पकड़ी और पीछे की ओर वार किया। मैं जा रहा हूँ। राघव उछल पड़ा। असल में वह बस चुपचाप अपनी पत्नी को निहारना चाहता था, लेकिन उसे अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। चुभती हुई कलम को देखकर राघव हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इस तरह से अपनी रक्षा करना जानती होगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और चाहत की कलाई पकड़ ली, और चाहत चिल्लाए, इधर आओ। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंदी इतना मजबूत होगा, और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। अब मैं बस चिल्ला सकती हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे पत्नी मत बुलाओ। चाहत भी एक पल के लिए चौंक गई, फिर शांत हुई। उसने पीछे मुड़कर बुक सिटी को देखा और राहत की सांस ली। लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। कमीने, मेरे पीछे भूत की तरह मंडरा रहे हो, मुझे अभी भी ऐसे डरा रहे हो। क्या मैं मरना चाहती हूँ? तुम्हें पता है मैं कितनी डरी हुई हूँ? ये कहते हुए चाहत ने अपनी गुलाबी मुट्ठी उठाई और राघव को लगातार पीटना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस तुम्हें चुपचाप देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें डराने की उम्मीद नहीं की थी। यह मेरी गलती है, इसलिए गुस्सा मत करो। स्थिति का फायदा उठाते हुए राघव ने चाहत को अपनी बाहों में उठा लिया। चाहत ने धीरे से नाक सिकुड़ी और राघव को धक्का देकर दूर कर दिया। उसे समझ आ गया था कि उसे भविष्य में सावधान रहना चाहिए, वरना एक दिन डर से उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहत ने गुस्से से कहा। अरे, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, राघव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारी परवाह है। जाह्नवी बीमार होने के कारण छुट्टी पर है और अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए मैं उसका काम संभाल लूंगा और तुम्हारी निजी अंगरक्षक बन जाऊंगा। ये सुनकर चाहत ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका दिल खुश हो गया। हाँ, एक और बात है। बिक्री विभाग का रमेश बहुत घमंडी था और उसने मेरे नए नियमों को नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए मैं उसे सुरक्षा विभाग ले गई और उसे सबक सिखाया। रमेश, वह तो सच में बहुत घमंडी है। ये सुनकर चाहत ने भी थोड़ा माथा सिकोड़ा, लेकिन उसकी काबिलियत बुरी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातों को अनदेखा कर देती हूँ। लेकिन जब तुम उसे सबक सिखाना ही चाहती हो तो सिखा दो, ताकि उसका घमंड टूट जाए। राघव ने सिर हिलाया। ठीक है, उसके बारे में बात न करें। वैसे मेरी पत्नी, तुम क्या देख रही हो?